हाय गाइस, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो कैसे चल रही हैं आपकी हिस्ट्री की क्लासेस? कल की क्लास हो नहीं पाई, आई वाज नॉट वेल, तो आई विल बी रिज्यूमिंग द क्लासेस टुडे। क्लास स्टार्ट करने से पहले यार मैंने एक दो बातें करनी थी आप लोगों से। एक तो हिस्ट्री के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। यार हिस्ट्री में जो ऑन द बेसिस ऑफ कमेंट्स दैट आई एम सीइंग, या लाइव चैट में भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि डेट्स मैच नहीं करती। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन 1740 में स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट आपकी कर्नाटिक वॉर 1746 में, मैंने पीपीटी में लिखा हुआ है, पीपीटी और नोट्स की डेट्स मैच नहीं कर रही हैं। ऐसे वाले जो ऐसे कैटेगरी के कमेंट्स हैं, ये मेरे को एक कमेंट याद है यार। अब नोट्स भी मैंने ही बनाए हैं, पीपीटी भी मैंने ही बनाई है। नोट्स में भी मैंने ही लिखा है 1740 और पीपीटी में भी मैंने ही लिखा है 1746। इस बात में ना लाइक कंफ्यूज नहीं होना। हिस्ट्री को पहले तो आपने समझना है। ऐसे डेट्स की प्रिसाइज कि कौन सा महीना था, कौन सी डेट थी, वास्को डी गामा जी 29 जून को आया कि 28 जून को आया, ऐसे ही बोल दिया मैंने, 28 या 29 जून, मेरे को पता नहीं है कौन सी डेट को आया। कहने का मतलब ये है कि यार आपको ब्रॉड फ्लो ऑफ हिस्ट्री पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या कि आपको पता है वास्को डी गामा 1498 में इंडिया आया, कैलिकट आया, जैमोरिन वहाँ का रूलर था। अब वो जी कौन सी प्रिसाइज डेट बताओ, कौन सी डेट को आया, इसकी कोई तैयारी नहीं होती, ये कोई हिस्ट्री नहीं है। अब मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रू है, ये अदरवाइज सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रू है। जो लोग हिस्ट्री को पसंद करते हैं उनको लाइक डेट्स के साथ फैसिनेशन तो होती है, लेकिन वो फैसिनेशन किन डेट्स तक लिमिटेड होनी चाहिए, इसकी भी लाइक एक लिमिट होती है। प्यार एक हद तक ही अच्छा होता है, उसके बाद वो जहरीला प्यार बन जाता है। तो पहले तो मैं आपको एनसीईआरटी दिखाना चाहता हूँ। ये 8th क्लास की एनसीईआरटी या 8वीं क्लास की, इतनी छोटी क्लास की एनसीईआरटी है। पहला चैप्टर है, मॉडर्न हिस्ट्री से डील करती है। पहला चैप्टर इसका हाउ, व्हेन एंड वेयर। अब इसमें ये यही चीज पहला क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं कि विच डेट्स आर इंपॉर्टेंट एंड हाउ इंपॉर्टेंट आर दी डेट्स। मान लो इसका ये जैसे फर्स्ट टॉपिक है इसका, हाउ इंपॉर्टेंट आर दी डेट्स। हिस्ट्री जब भी हम स्टडी करते हैं हमारे दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि कौन सी तारीख को हुआ, कौन सी तारीख को हुआ, कौन सा साल याद रखना है। तो पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ ली पूरी, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ ली पूरी, मॉडर्न अपनी चल रही है। एज इम्पॉर्टेंट एन इवेंट एज के बुद्धा की डेथ कब हुई। कितनी सारी हिस्ट्री हमारी बुद्धा की डेथ की डेट के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि हमें पता है बुद्धा की डेथ के 200 साल बाद ये हुआ, 100 साल बाद ये हुआ, लेकिन बुद्धा की डेथ कब हुई है इसके बारे में हिस्टोरियंस आज तक श्योर नहीं है। 463 बीसी में हुई है, 483 बीसी में हुई है, या 563 बीसी में हुई है। मतलब 120 साल का लाइक कंफ्यूजन है कि पता नहीं किसी को कि बुद्धा की डेथ कब हुई है। तो आगे की सारी हिस्ट्री हमने इस हिसाब से रिकंस्ट्रक्ट किया कि बुद्धा की डेथ कब हुई है, उसके बारे में हम श्योर नहीं है। तो डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, एंड कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसे हर डेट को रट्टा मारने लग जाएंगे तो फिर दिमाग में डेटें घुसी रहेंगी, हिस्ट्री नहीं घुसेगी, कि हिस्ट्री का फ्लो नहीं घुसेगा कि वाई वन इवेंट हैपेंड, उसके क्या कॉजेज थे, क्यों उस इवेंट के लाइक आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, किन चीज़ों को उसने इफेक्ट किया। ये चीज़ें हिस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अगर हम हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, हिस्ट्री के फ्लो को समझना चाहते हैं। डेट्स रूट्स में कुछ नहीं रखा, सब मुंह माया है, ठीक है जी। तो एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में तो कई बार 100 सालों का भी ऊपर नीचे हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सेंचुरी सही बता दो। अब जैसे आपने सेकंड जेना काउंसिल पढ़ी थी एंशिएंट हिस्ट्री की, अगेन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब भाई वो हिस्टोरियंस को ही नहीं पता कि वो 4th सेंचुरी एडी में हुई है, 5th सेंचुरी में एडी में हुई है, 6th सेंचुरी एडी में हुई है, जो वल्लभी वाली काउंसिल है जहाँ जेना टेक्स्ट लिखे गए हैं। इतनी लाइक हिस्टोरियंस जब हिस्ट्री को स्टडी करते हैं वो भी प्रिसाइसली नहीं बता सकते कि ये डेट है, इस दिन ये हुआ था। एंड फिर कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ डेट्स वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो याद नहीं रखनी होती हैं। तो इट्स फाइन। जैसे आपको कल हमने क्लास में, लास्ट क्लास में किया था, फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश हुई थी। आपको ये पता होना चाहिए भी फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सूरत में लगी थी ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट फैक्ट्री साउथ इंडिया में मसूलीपट्टनम में लगी थी 1613 के राउंड। अब वो सूरत वाली जो डेट है उसमें काफ़ी झोल है कि कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था, उसने आगे वो सूरत में लैंड किया था, फिर वो जहांगीर से मिलने जाता है, जहांगीर से मिलके वापस आता है, उसका मिशन सक्सेस नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी अपना एक घर सा स्टोर हाउस सा खरीद के चला जाता है।
तो उस सेंस में तो फैक्ट्री लग गई थी, लेकिन जो ऑथराइज्ड परमिशन थी कि आप ट्रेड कर सकते हो वो सर थॉमस रो की एक्सपीडिशन के बाद मिली है, पोर्चुगीज को हराने के बाद मिली है। तो डेट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है हिस्ट्री में, इतनी कोई सेंटी नहीं होना डेट्स को लेके। जैसे अब मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ एनसीईआरटी, बिकॉज ये चीज़ अगर हमें क्लियर है तो हम ना हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस के ऊपर फोकस करेंगे, हिस्ट्री के इवेंट्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर फोकस करेंगे, रादर देन अपनी एनर्जीज जो हैं वो हम बेफालतू की चीज़ों में ऐसे वेस्ट करते रह जाए। बट द टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ पर्टिकुलर मंथ। इतना प्रिसाइज, कई बार साल भी पर्टिकुलर नहीं होता है, मंथ भी पर्टिकुलर नहीं होता है, मोटा मोटा हमें आइडिया होता है कि इसके बाद ये हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दी हुई थी कि एक दिन नहीं चढ़ा था कि आज सारे लोग चाय पीना स्टार्ट कर देंगे। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि धीरे धीरे लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी आई टी की। इसी तरह से आप हिस्ट्री की अगर प्रॉपर हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करें, सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड, कि एक ऐसा कोई दिन नहीं है अभी आज से इंडिया में ब्रिटिश रूल आ गया। मतलब ये जो चेंजेस हैं दे टुक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ब्रिटिश कंक्वेस्ट हमने की है, ऑलमोस्ट 100 साल लग गए, 1757 से 1856 तक अवध वाला जो इंसिडेंट हुआ है, These incidents took place over a period of time and धीरे धीरे इनडायरेक्ट रूल वाले केसेस में तो अब अवध में आप कब बता सकते हो कि ब्रिटिश रूल कब एस्टेब्लिश हुआ? कभी 1764 से अवध में कंपनी ने इंकर्शंस करनी स्टार्ट कर दी थी, कभी ये कंसेशन ले लिया, कभी वो कंसेशन ले लिया, कभी इतनी सी टेरिटरी ले ली, कभी नवाब को बोल के कुछ कंसेशंस प्रिविलेजेस ले लिए। तो थोड़ा थोड़ा करके वो कर रहे थे अवध में, इंकर्शंस कर रहे थे। अल्टीमेटली फाइनल इन्वेजन हुई है 1856 में, जब लॉर्ड डलहौजी ने अनेक्स कर दिया है। तो ऐसे प्रिसाइज डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें हिस्ट्री में वैसे ही पता होना चाहिए कि ज़्यादा सेंटी नहीं होना डेट्स को लेके। We cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement started. अब आपसे पूछ लिया जाए when did the national movement in India start, क्या बोलोगे भाई? 1857 बोलोगे, 1885 कांग्रेस के बर्थ के साथ बोलोगे, क्या बोलोगे? वो कोई ऐसा दिन थोड़ी है अभी आज नेशनलिज्म आ गया और धीरे धीरे लोगों में वो आइडिया पॉपुलराइज होने लगा एंड लोगों ने उस चीज़ को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। फिर बाकी काफ़ी सारे लोगों ने एक्सप्रेस किया तो हम कह देते हैं कि नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। ऐसे कोई ऐसा प्रिसाइज डेट नहीं है। और national movement started or changes took place within the economy and society. All these things happened over a stretch of time. तो हमें ये पता होना चाहिए how important are dates. ठीक है भाई? तो कमेंट्स में अगर जो लोग लिख रहे हैं एंड जेन्युइन सी बात है, मैं भी जब पढ़ रहा था वो होता था यार ये डेट्स मैच नहीं कर रही हैं, इस बुक में कोई और दी हुई है, उस बुक में और दी हुई है, दिमाग खराब हो जाता था। पता नहीं कौन सी बुक सही है, पता नहीं सर ने क्लास में सही डेट बताई है कि बुक में सही लिखी हुई है, पता नहीं नोट्स में सही है कि क्लास लेक्चर्स वाली। ठीक है, डाउट्स जेन्युइन है, हर हिस्ट्री के स्टूडेंट को आते हैं, लेकिन अब इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतनी टेंशन नहीं लेनी डेट्स की। अगर आपको बेसिक फ्लो ऑफ हिस्ट्री याद है तो दैट सर्व्स मोर देन आवर पर्पस। ठीक है जी, तो ये तो जनरल इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि विच वॉज द फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड बाय द इंग्लिश इन इंडिया। अब इसका आपको आंसर पता होना चाहिए, सूरत। Who was the first person to visit India, first European to visit India by the direct sea route? Vasco da Gama। कब आया वो? 1498। और अगर आपको प्रिसाइज डेट्स क्वेश्चन पेपर में भी आ जाती हैं, उसकी भाई कोई तैयारी नहीं होती है। अगर आपको ये ऑप्शंस आ रही है ना पेपर में कि वास्को डा गामा इंडिया में कब लैंड किया, ऑप्शंस हैं 29 जुलाई 1498, 28 जुलाई 1498, 14 जुलाई 1498 एंड 1 मार्च 1498। अगर ये क्वेश्चन आ ही जाए तो ये क्वेश्चन छोड़ दो या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके सॉल्व कर लो। अब ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वो एडवाइस है जो मैं अपनी छोटी बहन को दूंगा अगर वो पेपर में बैठ रही होगी, जो मैं अपने छोटे भाई को दूंगा जो अगर वो पेपर में बैठ रहा होगा। अगर मैं पेपर देने जाऊँगा तो मैं इसकी तैयारी नहीं करके जाऊँगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके मार्क कर दूंगा। बाकी अब आपके ऊपर है कि यार आप कितना उसमें घुस के अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी मेरे को तो एग्जैक्ट डेट पता ही होनी चाहिए, तो फिर वो मेरे हिसाब से कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में वो टिकती सी नहीं है बात।
इतना ज़्यादा टाइम, इतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी प्रिसाइज डेट को याद रखने में। पेपर में क्वेश्चन पता नहीं आना है कि नहीं आना है, वो पेपर में क्वेश्चन आ भी जाएगा, पता नहीं हमें पेपर में याद आएगी कि नहीं आएगी। तो थोड़ा सा लाइटली लेना है हमने डेट्स को, ठीक है जी। तो इसके साथ हम अपने लेक्चर पे अब मूव करते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। हाँ जी, तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है द प्रोसेस ऑफ द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया। हमने देखा 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेके 1756 में अनेक्सेशन ऑफ अवध तक ऑलमोस्ट 100 साल का टाइम था जब ब्रिटिश ने इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। इस प्रोसेस में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ी जो हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया का प्रोसेस था इसे हम दो पार्ट्स में देखना चाहिए हमें। एक तो डायरेक्ट कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया की कब स्टेट अनेक्स होगी एंड डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में आ गई। एक इनडायरेक्ट रूल ऑफ कंपनी था, इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कंपनी था ओवर इंडियन स्टेट्स। जैसे हैदराबाद के साथ सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी साइन थी, लेकिन वो भी कंपनी के लाइक डिफेक्टो कंट्रोल में था। चाहे डी ज्योर एक्चुअल रूल वहां पे निज़ाम ऑफ हैदराबाद का था, लेकिन प्रैक्टिकली वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही उस टेरिटरी को भी कंट्रोल कर रही थी। तो डायरेक्ट रूल एंड इनडायरेक्ट रूल ऑलमोस्ट 100 साल का प्रोसेस। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल या इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल ऑन इंडिया। इसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट स्टडी करेंगे कि ये जैसे जैसे एरियाज ब्रिटिश कंट्रोल में आ रहे थे, उन एरियाज में ब्रिटिश क्या पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रहे थे, किस तरह का सिस्टम बना रहे थे एंड किस तरह से उनकी पॉलिसीज़ ने, उनके सिस्टम ने इंडिया को इम्पैक्ट डाला, उसके डिफरेंट लाइक डायमेंशंस ऑफ इम्पैक्ट क्या थे। तो हम इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल को इन कैटेगरीज में स्टडी करेंगे। द एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट, द इम्पैक्ट ऑफ कंपनीज पॉलिसीज ऑन एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट कि किस तरह की कमर्शियल पॉलिसीज उन्होंने अडॉप्ट की, किस तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज उन्होंने अडॉप्ट की एंड इंडिया के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आया। दी डेवलपमेंटल आस्पेक्ट कि जो ब्रिटिश ने डेवलपमेंट इंडिया में प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए चीज़ें इंट्रोड्यूस की, रेलवेज इंट्रोड्यूस की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। एंड मतलब इनकी डिस्क्रिप्शन, इनका लॉन्गर लार्जर सिग्निफिकेंस क्या थी एंड इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या था। देन लास्टली हम इनकी सोशल पॉलिसी स्टडी करेंगे कि किस तरह से इन्होंने इंडियन सोशल सिस्टम को स्टडी करके उसमें इंटरफियर करना धीरे धीरे स्टार्ट किया। हालांकि उनकी इंटेंशन पॉजिटिव थी कि सोशल रिफॉर्म्स वगैरह इंट्रोड्यूस करने हैं, लेकिन मतलब कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी ने इस चीज़ को पॉजिटिवली नहीं लिया। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो विल फर्स्ट स्टार्ट विद द एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट या इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। कहानी एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट को अगर हमने समझना है तो कहानी हमने वही पुरानी अपनी 1765 से स्टार्ट करेंगे। बताओ भाई 1765 में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, मुगल एम्परर शाह आलम II एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या थी इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की कि कंपनी को दीवानी राइट्स मिले हैं। दीवानी राइट्स क्या है आप लोग स्टडी कर चुके हो ऑलरेडी, द रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट। तो इसके बाद दीवानी अजम्पशन के बाद कंपनी ने किस तरह की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए एंड उसका एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट क्या आया, वो हमारा टॉपिक है। तो इसको समझने के लिए पहले तो मुझे बताओ कि मुगल रेवेन्यू सिस्टम क्या था। आपने जब्त सिस्टम पढ़ा है, उसमें 1/3 मतलब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैंड्स थी, एवरेज निकाल के 1/3 वॉज द डिमांड ऑफ द स्टेट। अब ये रेवेन्यू कलेक्ट कौन करता था? ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, मोटा सा एक टर्म है, ब्रॉड सा एक टर्म था, जमींदार। काफ़ी सारे ऑफिसर्स होते थे जिसको ज़मींदार टैक्स हैंड ओवर करते थे, लेकिन इंडिविजुअल पेजेंट से जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, जो खेती कर रहा होता था किसान, उससे जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था वो बंदा होता था ज़मींदार। चाहे वो गांव का सरपंच हो या खूत मुकद्दम्स बोलते थे उस टाइम पे, चाहे वो गांव का खूत हो, मुकद्दम हो, चाहे वो ग्रुप ऑफ विलेजेस का चौधरी हो, ये जो सारे लोग थे जो एक्चुअली टैक्स कलेक्ट कर रहे थे लोगों से, इनके लिए एक कंपोजिट टर्म यूज किया जाता था जमींदार।
विलेज हेडमैन को भी जमींदार बोलते थे, खूतिया मुकद्दम को। विलेज हेडमैन टैक्स दे देता था चौधरी को, जो ग्रुप ऑफ विलेजेस का हेड होता था, पचिया पिंडाना चौधरी। तो 84 विलेजेस का चौधरी, तो चौधरी खूतसेन मुकद्दम से टैक्स कलेक्ट करता था, वो भी जमींदार है। चौधरी आगे हैंड ओवर कर देता था। हो सकता है कि उस एरिया का कोई लोकल राजा हो जो मुगल्स को अपना सुपीरियर मानता हो, वो चौधरी हैंड ओवर कर देगा उस लोकल राजा को, वो भी जमींदार है। अब वो राजा आगे मुगल गवर्नर को हैंड ओवर करेगा। अब मुगल गवर्नर इज द ऑफिसर ऑफ द मुगल स्टेट। ऑफिसर ऑफ द मुगल स्टेट के नीचे जितने भी बंदे हैं वो सारे हैं जमींदार, जो लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो जमींदार है, ये रेवेन्यू कलेक्ट करता है, ये उन्नत नहीं है, ये मालिक ज़मीन नहीं है। मालिक ज़मीन वो है जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहा है, जो टिल द लैंड, जो एग्रीकल्चरल लैंड को कल्टीवेट कर रहा है, कल्टीवेटर, पेजेंट। ये ज़मींदार के पास रेवेन्यू कलेक्ट करने की अथॉरिटी थी। तो नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी सारे ज़मींदार मुगल टाइम से एग्जिस्ट कर रहे थे। साउथ इंडिया में हमें पता कि औरंगज़ेब के बाद ही, औरंगज़ेब के टाइम में ही बीजापुर एंड गोलकंडा को अनेक्स किया गया है। उसके नीचे तो मुगल स्टेट पहुंची नहीं है। लाइक इन दी फार साउथ ऑफ इंडिया, जो केरला एंड तमिलनाडु वाला एरिया, वहाँ तक तो मुगल स्टेट पहुंची नहीं है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यहाँ बीजापुर एंड गोलकंडा वाली जो टेरिटरीज थी, यहाँ तक मुगल स्टेट का एक्सटेंट रहा है। क्योंकि ये बहुत लास्ट में ये वाला एरिया अनेक्स किया गया, तो यहाँ भी ज़्यादा ज़मींदार वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते थे। एंड औरंगजेब ने इन टेरिटरीज को, बीजापुर एंड गोलकंडा की टेरिटरीज को खलीसा में कन्वर्ट करके अनेक्स किया था। खलीसा क्या होती हैं बताओ भी जल्दी से। व्हाट आर खलीसा लैंड्स अंडर मुगल्स? ये वो लैंड्स हैं जो डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय क्राउन होती थी। मोस्ट ऑफ दी लैंड्स तो वो जागीरदार्स को दे देते थे, मनसबदार्स को दे देते थे एज जागीर्स। लेकिन कुछ लैंड्स ऐसी होती थी जो डायरेक्टली मुगल एम्परर कंट्रोल करता था, उन लैंड्स को बोलते थे खलीसा लैंड्स। तो बीजापुर एंड गोलकंडा की टेरिटरीज खलीसा में कन्वर्ट करके एनेक्स की गई थी। तो यहाँ भी जमींदार्स वगैरह ज़्यादा थे नहीं। तो ये एक बैकग्राउंड आपको पता होनी चाहिए, जो मुगल सिस्टम चला आ रहा था। नवाब ऑफ बंगाल्स ने सेम सिस्टम को कंटिन्यू किया। नाउ कंपनी को जब दीवानी राइट्स मिली, अब कंपनी के पास ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करने की राइट थी, ये आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी। क्वेश्चन उठता है कि कंपनी ये रेवेन्यू कलेक्ट कैसे करेगी? हाउ विल द कंपनी कलेक्ट द रेवेन्यू? क्लाइव एंड वॉरेन हेस्टिंग्स, दो इंपॉर्टेंट बंदे हैं, दो इंपॉर्टेंट गवर्नर्स हैं जिनके आप नाम याद रखोगे। इन दोनों ने, क्लाइव एंड वॉरेन हेस्टिंग्स ने, अपने एजेंट्स अपॉइंट किए जो कि कंपनी के बिहाफ पे रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। एजेंट्स किसको एजेंट अपॉइंट करेंगे ये लोग? ये कहते थे कि एक एक्स पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, से के 2000 बीघा जमीन है। इस 2000 बीघा जमीन से रेवेन्यू कलेक्ट करना है। कौन रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा? बोली लगा देते थे। रेवेन्यू फार्मिंग, इजरादारी सिस्टम, बोली लगा देते थे कि इस पीस ऑफ लैंड से कौन हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा। एक बंदा बोलता है जी मैं कलेक्ट करके दूंगा, मैं आपको 4 लाख रेवेन्यू कलेक्ट करके दे दूंगा एक सीजन में इस ज़मीन से, एक साल में इस ज़मीन से। दूसरा बंदा कहता है क्यों जी, मैं तो आपको 5 लाख रुपया रेवेन्यू इसी ज़मीन से कलेक्ट करके दूंगा। तीसरा कहता है यार मेरे को तो नहीं लगता कि यहाँ से 5 लाख रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है, जितनी को यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसके हिसाब से तो तुम 3 लाख भी अगर कलेक्ट कर लो मोर देन सफिशिएंट है, मैं तो आपको 3 लाख ही दे सकता हूँ। अब कंपनी ने डिसीजन लेना है, किसको देगी वो रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट? कंपनी को मतलब है पैसों से। तो चाहे तीसरा बंदा समझदारी वाली बात कर रहा है कि मैंने भाई ये ज़मीन देखी है, मैंने यहाँ पर पिछले 10 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कितनी कोई प्रोडक्शन होती है, तो इस यहाँ से तो 3 लाख ही रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है, उसको तो कर देंगे इग्नोर, भाई तो अपने घर जा। जो 5 लाख वाला है, कंपनी तो उसी में इंटरेस्टेड है भी जो हमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके दे दे, बल्ले बल्ले है हमारी।
तो ये उन एजेंट्स को रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट फार्म आउट करते थे जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था, जो सबसे ज़्यादा बिड करता था। ड्रॉबैक्स क्या हैं इस सिस्टम के? ड्रॉबैक्स ये हैं कि वो जो जिस बंदे ने 5 लाख रेवेन्यू कलेक्ट करना है, पता तो उसको भी है भाई ये ज़मीन ही इतनी उपजाऊ नहीं है कि 5 लाख टैक्स कलेक्ट किया जा सके, लेकिन उसने प्रॉमिस कर दिया कंपनी को कि 5 लाख रुपए तो वो कलेक्ट करके देगा ही देगा। अब वो क्या करेगा? अब वो पीजेंट्स के ऊपर अप्रेशन करना स्टार्ट करेगा, उन्हें एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करेगा, ज़बरदस्ती उनसे छीनना स्टार्ट कर देगा कि मैंने कंपनी को 5 लाख रुपया देना है, क्योंकि अगर ना दे पाया तो उसको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। एंड इमेजिन द कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट सिचुएशन कि अगर उसने इतना ऑप्रेस कर दिया पेजेंट्स को कि वो 5 लाख की जगह 6 लाख कलेक्ट करके ले आया, लोगों के घरों से पैसा छीन के ले आया, 6 लाख कलेक्ट कर लिया, उसने कंपनी को कितना देना है? 5 लाख। अगर वो 6 लाख कलेक्ट कर लेता है, 1 लाख किसकी जेब में जाएगा? उसकी अपनी जेब में जाएगा। तो ये एजेंट्स क्या कर रहे थे? एजेंट्स ऑप्रेस कर रहे थे। जो किसान थे वो बहुत परेशान थे इस सिस्टम से। एंड आपको लग रहा होगा कि यार कंपनी की तो बल्ले बल्ले हो गई है, कंपनी तो बहुत खुश होनी चाहिए इस सिस्टम से। नहीं, कंपनी भी परेशान थी। अब कंपनी क्यों परेशान थी? क्योंकि आप इस सिस्टम में देख ही रहे हो कि रियलिस्टिक कैलकुलेशंस नहीं हो रही थी। रैंडम आर्बिट्रेरी फिगर्स, जिसने भी जमींदारी लेने के लिए कोई कुछ भी बोली लगा रहा है रैंडम। अब उसने बोल दिया मैं 10 लाख कलेक्ट करके दूंगा, कंपनी खुश होगी भी यार इस साल तो अब मजे आ जाएंगे, 10 लाख रुपए कलेक्ट होके आएगा। 1 साल बीत जाता है, कंपनी अपने खर्चे इस हिसाब से कर देती है कि 10 लाख रुपए आएगा, 10 लाख रुपए आएगा। वो बाद में कह देता है कि ये 10 लाख तो कलेक्ट नहीं हुए, मेरे पास तो 3 लाख है, लेने या ले लो। अब कंपनी उसके थप्पड़ थप्पड़ तो मार देती थी कि भाई तू 3 लाख ही लेके आया, क्या बदतमीजी है ये। उसे निकाल देती थी, अगली बार उसे ब्लैक लिस्ट कर देती थी, अगली बार उसे रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट नहीं मिलता था। लेकिन कंपनी की तो फाइनेंसिस की धज्जियां उड़ गई। उन्होंने 10 लाख प्लान किया था, आया 3 लाख। तो कंपनी भी इस सिस्टम से बहुत परेशान थी, पेजेंट्स भी ऑप्रेस हो रहे थे, कंपनी के पास कोई श्योरिटी ऑफ रेवेन्यू नहीं थी। तो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। क्लाइव के टाइम पे भी यही सिस्टम था, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे भी यही सिस्टम था। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कंपनी डिसाइड करती है कि इस सिस्टम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। वो ब्रिटेन की एरिस्टोक्रेटिक क्लास के, लैंडेड एरिस्टोक्रेटिक क्लास के एक बंदे को चूज करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उसको इंडिया गवर्नर जनरल भेजते हैं, उसको एक्सप्लिसिटली बोल के भेजते हैं कि भाई ये जो सिस्टम चल रहा है इंडिया में, इसको थोड़ा सा सेट किया जाए। ऐसे तो हमें पता ही नहीं चलता हमारा कितना इनकम है, हमारा कितना एक्सपेंडिचर है, ना हम कुछ अपनी प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। फिजिकल प्लानिंग की तो धज्जियां उड़ी हुई हैं। तो कॉर्नवालिस वाज सेंट टू इंडिया विद एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस कि यू हैव टू सेट द हाउस इन ऑर्डर। ये जो डिसऑर्गेनाइज सा सिस्टम चला है, इसे तुम्हें सेट करके आना है। अब कॉर्नवालिस इंडिया आता है, वो सिचुएशन को स्टडी करता है, वो इस पूरी सिचुएशन को समझ जाता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ये ऑपरेशन, पेजेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेशन क्यों हो रहा है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अनसर्टेनिटी क्यों है, क्योंकि हम रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट एजेंट्स को फार्म आउट कर रहे हैं एंड ईयरली बेसिस पे कर रहे हैं। कभी कोई बोली लगा रहा है, कभी कोई बोली लगा रहा है, कभी कोई ऊंची डिमांड बोल देता है, कभी कोई लोअर वैल्यू कोट कर देता है। तो समझ सा नहीं आ रहा है। एंड ये लोग उस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट करने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को ऑल टुगेदर हम कर देंगे अबॉलिश एंड एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे। वो सिस्टम है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ब्रिटिश इंडिया में 3 सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करते हैं, द परमानेंट सेटलमेंट, द रेवेन्यू रैयतवारी सेटलमेंट एंड दी महलवारी सेटलमेंट। तीनों के बारे में हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। क्रोनोलॉजिकली सबसे पहले हुआ था परमानेंट सेटलमेंट, तो उसके बारे में ये सारी कॉन्वर्सेशन चल रही है। तो कॉर्नवालिस कहते हैं कि ये सारा सिस्टम ही हम डिस्पेंस अवे कर देंगे, हम ऑल टुगेदर एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे हम बोलेंगे द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। क्या था इस सेटलमेंट में? पहली बात तो आपने एरियाज याद रखने हैं, कहाँ ये इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। कब आया ये? ओहो, साल नहीं लिखा मैंने। अब भाई ये साल इंपॉर्टेंट है, साल याद होना चाहिए मोटा मोटा। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड उनके बंदे थे सर जॉन शॉर।
लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सर जॉन शोर उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे एंड बाद में ये गवर्नर जनरल भी बनते हैं, सर जॉन शोर। तो इनकी सहमति से ये सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस किया गया बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाले एरियाज में। प्रॉब्लम्स विद द अर्लियर सिस्टम क्या थी? वॉरेन हेस्टिंग्स हैड इंट्रोड्यूस द एनुअल लीज सिस्टम, वही रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम, auctioning the land to the highest bidder. It had created chaos in the revenue administration. अब कॉर्नवालिस एंड जॉन शोर का सॉल्यूशन क्या था? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द रेवेन्यू। क्या इसके टर्म्स थे? टर्म्स इंपॉर्टेंट है। पहले तो उसका नाम ही परमानेंट क्यों है? कहते हैं कि हम हर साल ऑक्शन ऑफ करते हैं, हर साल नीलामी करते हैं, बोली लगाते हैं कि कौन ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा। एंड जनता भी ज़मींदारी लेने के चक्कर में, रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट लेने के चक्कर में रैंडम फिगर्स कोट कर देती है। हम क्या करेंगे? एनुअल सिस्टम कर देंगे बंद एंड रेवेन्यू वुड बी परमानेंटली फिक्स्ड। सबसे बड़ा इसका फीचर तो यही है, जिसके नाम में जो क्लियर है, रेवेन्यू वॉज परमानेंटली फिक्स्ड। कोई इसकी रिवीजन नहीं की जाएगी। एक फिगर कोड कर ली जाएगी, इस एरिया से इतना रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा हर साल। अब कंपनी के पास श्योरिटी ऑफ इनकम है, ठीक है जी। तो पहला मुद्दा तो ये इसने सॉल्व किया। दूसरा मुद्दा क्या था कि रेवेन्यू कलेक्ट किससे करना है? फ्रॉम whom द रेवेन्यू इज टू बी कलेक्टेड। यहाँ कंपनी के पास दो ऑप्शंस थी। एक ऑप्शन तो थी तमीज़दार ऑप्शन, जैसे आज रेवेन्यू, भारत सरकार को भी आपसे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करना है। कैसे करती है? वो आपको बोलती है इनकम टैक्स दो। मेरा इनकम टैक्स मैं पे करता हूँ भारत सरकार को, आपका इनकम टैक्स आप पे करते हो डायरेक्टली भारत सरकार को। तो इंडिविजुअल असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, तमीज़दार तरीका तो होता है ये। लेकिन हम बात कर रहे हैं अर्ली मॉडर्न टाइम्स की, एंड ऑफ द मिडीवल टाइम्स की। एक एक बंदे के पास जाके सरकार अब मांगती थोड़ी रहेगी, टैक्स दे दो, टैक्स दे दो, टैक्स दे दो। तो उस टाइम पे हमने मुगल टाइम्स में भी देखा कि जमींदार की क्लास एग्जिस्ट करती थी जिनके पास रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट था। इंडिविजुअल जो सर खपाई करनी है वो जमींदार करते थे, वो हैंड ओवर कर देते थे मुगल स्टेट को। तो यहाँ कॉर्नवालिस भी कहता है कि हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिविजुअल पेजेंट्स, एक एक किसान से जाके रेवेन्यू कलेक्ट करने की बजाय हम जमींदार से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। अब 5 लाख किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करना आसान या 500 जमींदारों से रेवेन्यू कलेक्ट करना आसान? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी कहती है यार 500 में हमारी सिर खपाई कम होगी, तो हम जमींदार से रेवेन्यू कलेक्ट कर लेंगे। एंड कितना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे? वो जो हम परमानेंटली फिक्स करेंगे। यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है, इंटेंशंस भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई कि कॉर्नवालिस कहते हैं ना, जो फंडामेंटल चेंज परमानेंट सेटलमेंट, हम क्यों कहते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट ने पूरा एग्रेरियन स्ट्रक्चर ही चेंज करके रख दिया। जो बेसिक चेंज कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस की, उसने जमींदार को रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट नहीं दी, उसने जमींदार को ओनर्स ऑफ द लैंड बना दिया, मालिक ज़मीन बना दिया, प्रोप्राइटर्स ऑफ लैंड बना दिया। कि ये जो 2000 बीघे ज़मीन हमने एग्जांपल ली थी, ये जो 2000 बीघे ज़मीन है, इसके यहाँ से तेरे पास रेवेन्यू कलेक्ट करने की ही राइट नहीं है। यहाँ का तू ओनर है, तेरे से तो हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे 2000 बीघे ज़मीन से, तू हमें रेवेन्यू देगा। अंदर तू रेवेन्यू कैसे कलेक्ट कर रहे है तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कंपनी ने अपनी सिचुएशन तो सिक्योर कर ली कि हमें ये ज़मींदार एक ऑलरेडी डिसाइडेड अमाउंट रेवेन्यू के तौर पे पे करेंगे, ठीक है जी। अब ये ज़मींदार अपने जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स हैं, उस 2000 बीघे ज़मीन में जो 10 किसान खेती कर रहे हैं, उनसे कितना रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, वो ज़मींदार जाने और किसान जाने, उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली कि हम 500 ज़मींदारों से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, एंड वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे जो परमानेंटली फिक्स कर दिया जाएगा। ज़मींदार को पता होगा कि मैंने इतनी तारीख को इतना रेवेन्यू देना है। उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें कि 31 अगस्त को मैंने 4 लाख रुपया रेवेन्यू कंपनी को देना है। अगर तो मैंने रेवेन्यू दे दिया
तो मेरी ज़मींदारी सिक्योर है। अगर मैंने रेवेन्यू ना दिया फिर क्या होगा? सवाल ये उठता है, अगर ज़मींदार ने रेवेन्यू 31 अगस्त को 4 लाख रुपया ना दिया फिर क्या होगा? फिर कंपनी उस ज़मींदार की ज़मींदारी को ऑक्शन कर देगी, उसकी ज़मीन को भी नीलाम कर देगी। भाई तू रेवेन्यू नहीं दे पाया, अब कोई और ज़मींदार रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा यहाँ से। उसकी ज़मीन को ही ऑक्शन कर दिया जाता था। तो ज़मींदार भी अभी भी ज़मींदार एक इनसिक्योरिटी में जी रहा है कि कहीं उसकी लैंड्स ऑक्शन ना कर दी जाएं, तो उसको वो 4 लाख रुपया देना ही देना है। इस चीज़ को जैसे हम बोलते थे सनसेट क्लॉज, कि सूरज डूबने तक 4 लाख रुपया तेरा आ जाना चाहिए, नहीं आया तो नीलामी, नहीं आया तो ऑक्शन। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बात होगी, हमने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन देख ली, ज़मींदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन देख ली। अब पेजेंट्स के साथ क्या हुआ, किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन देखो। क्या कोई सिचुएशन में चेंज आया? क्या किसानों का ऑपरेशन कम हो जाएगा? नहीं, किसानों का ऑपरेशन कम नहीं हुआ। कॉर्नवालिस की इंटेंशन ये थी कि किसानों के ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, वो कम हो जाए, लेकिन वो पर्पस सर्व नहीं हुआ इस सेटलमेंट से। क्यों? क्योंकि ज़मींदार को पता है कि 31 अगस्त को मैंने 4 लाख रुपया देना है। अगर मैं पेजेंट्स के ऊपर ऑपरेशन करके, उनको एक्सप्लॉयट करके 5 लाख रुपया निकाल लूँ तो 1 लाख रुपया किसकी जेब में जाएगा? ज़मींदार की जेब में जाएगा। कॉर्नवालिस की इंटेंशन क्या थी? कॉर्नवालिस की इंटेंशन ये नहीं थी। कॉर्नवालिस की इंटेंशन थी कि ज़मींदार लैंड के ऊपर इन्वेस्ट करे। अब ये उसकी अपनी ज़मीन है, ये ओनर ऑफ द लैंड है, इसको पता कि मैंने 4 लाख रुपए टैक्स देना है, तो ये बेटर इरिगेशन टेक्निक्स अडॉप्ट करे, जो वेस्ट लैंड है उसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करे, जंगल काट के एग्रीकल्चरल लैंड एक्सटेंड करे, और हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स ग्रो करे, बेटर यील्ड देने वाले प्रोडक्ट्स ग्रो करे। कॉर्नवालिस की इंटेंशन थी ये कि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होएगी, ज़मींदार मेहनत करेंगे, एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने तो 4 लाख रुपया ही रेवेन्यू देना है। लेकिन ज़मींदार ने मेहनत कोई नहीं की, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर कोई नहीं की, एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन कोई नहीं की। इन्होंने क्या किया? किसानों को ऑप्रेस किया कि 4 लाख की जगह 5 लाख रेवेन्यू हम किसानों से ही निचोड़ लें एंड 1 लाख रुपया हमारी जेब में चला जाएगा। तो ये इसका नेगेटिव इफेक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट था। परमानेंट सेटलमेंट को भी ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, इसी वजह से इट इज ऑल्सो नोन एज ज़मींदारी सिस्टम। तो ये ड्रॉबैक्स थे इस सिस्टम में, एंड ये सिस्टम हमने आज़ादी के बाद ही ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया है। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक यह सिस्टम काफ़ी सारे एरियाज में चलता रहा। ठीक है जी। अब आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हो रहा होगा ज़मींदार को। कंपनी को क्या फ़ायदा हो गया? आपको पता चल गया कि उनकी इनकम सिक्योर हो गई है। कंपनी को नुकसान क्या हुआ है? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद कभी तो एग्रीकल्चर एक्सपैंड करेगी, कभी तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, कभी तो प्राइजेस का राइज होगा, कभी तो इन्फ्लेशन से बेटर अमाउंट रियलाइज करेंगे ज़मींदार। क्या 50 साल बाद अब कंपनी ये बोल सकती है कि आप हमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू दो क्योंकि प्राइजेस इंक्रीज कर गए हैं? नहीं, बिकॉज रेवेन्यू इज परमानेंटली फिक्स्ड। ठीक है जी। तो कंपनी को ये नुकसान हुआ कि शॉर्ट टर्म में तो उन्हें एक श्योरिटी ऑफ इनकम मिल गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्होंने अपने हाथ बांध लिए कि हम रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि रेवेन्यू तो परमानेंटली फिक्स्ड है। 25 साल बाद जमींदार को बहुत फायदा हो गया क्योंकि 25 साल बाद 4 लाख की जगह पे 6 लाख कलेक्ट करना बहुत ईजी हो गया। आज 4 लाख की जगह पे 4.5 लाख कलेक्ट करना या 5 लाख कलेक्ट करने के लिए मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन 25 साल बाद इजीली आ जाएगा क्योंकि प्राइसेस राइज हो जाएंगे। ठीक है जी। तो जमींदार को लॉन्ग टर्म में फायदा हुआ, शॉर्ट टर्म में बहुत नुकसान हुआ। शॉर्ट टर्म वाले नुकसान पे वापस आऊंगा मैं, लेकिन अभी आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन देखो। कंपनी के पास श्योरिटी ऑफ इनकम है इन द शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में कंपनी को नुकसान हो रहा है क्योंकि वो रेवेन्यू डिमांड अपनी इंक्रीज नहीं कर सकते 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल बाद। तो ये ड्रॉबैक था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। अब मैं वापस आता हूँ जमींदार वाले पॉइंट पे। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑन जमींदार। बताओ भाई, सोचो जरा क्या होगा। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑन जमींदार। मैं जमींदार हूं,
मेरे को पता है कि सरकार ने असेसमेंट कर दी है, ये 2000 बीघा ज़मीन है, सरकार ने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए यहाँ पे 3 लाख रुपया रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता था। सरकार ने बोल दिया कि जो 4 लाख रुपया यहाँ से कलेक्ट करके देगा वो इसका ज़मींदार है। अब मेरे को पता है भी यहाँ से 4 लाख कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो मैं ऑपरेशन करके किसी तरह से कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन क्योंकि वो उतनी प्राइसेस ही नहीं है, उतनी प्रोडक्शन ही नहीं है, मैं मुश्किल से 3.5 लाख रुपया ही कलेक्ट कर पाया। नाउ दिस थिंग कम्स विद अ सनसेट क्लॉज। सूरज डूबने तक 4 लाख रुपया नहीं आया तो मेरे साथ क्या होगा, मेरी लैंड्स को ऑक्शन कर दिया जाएगा। किसको ऑक्शन किया जाएगा, जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा। पैसा किसके पास है, अर्बन बेस्ड मर्चेंट्स के पास है, शाहूकारों के पास है, सेठीज के पास है, जो लाइक दी महाजन क्लास है उनके पास है, जो कि शहरों में रह रहे हैं, उनके पास पैसा है, वो ज़मींदारी परचेज कर लेंगे, इन नीलामियों में बोली लगा के ज़मींदारी खरीद लेंगे, लैंड्स खरीद लेंगे। लेकिन क्या उन अर्बन बेस्ड मनी लेंडिंग क्लास के पास इतनी एग्रीकल्चरल नो हाउ है कि वो एग्रीकल्चर को समझ सकें, रूरल सिस्टम को समझ सकें, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस को समझ सकें एंड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करके ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें? उनके पास ऐसी कोई एग्रीकल्चरल नो हाउ नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो फिर से वही सिस्टम करेंगे, वो अपने एजेंट्स अपॉइंट कर देंगे। अब मेरा कलकत्ता में महल जैसा घर है, अब मैं मरगमारी थोड़ी करूंगा कि एक एक पेजेंट से जाके रेवेन्यू कलेक्ट करूँ। मैं किसी अपने एजेंट को बोल दूंगा कि जा यार तू रेवेन्यू कलेक्ट करके ले आ, और इस पेजेंट से इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, 60,000 रेवेन्यू कलेक्ट करके आना है। अब उस एजेंट को भी पता है, सिस्टम आप देख रहे हो कि पेजेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई है। पेजेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन इंप्रूव नहीं है। जमींदार ने अपने एजेंट को भेज दिया कि XYZ किसान से 60,000 रेवेन्यू कलेक्ट करके ले आ। अब वो एजेंट को पता है कि अगर मैंने 70,000 कलेक्ट कर लिए तो 10,000 किसकी जेब में जाएंगे, मेरी जेब में जाएंगे। अब वो एजेंट ऑपरेशन कर रहा है। ऑपरेशन ऑफ पेजेंट्स लगातार चला आ रहा है। वो मुगल सिस्टम में भी था, वो एजेंट वाले क्लाइव एंड हेस्टिंग्स के सिस्टम में भी था, वो परमानेंट सेटलमेंट में भी था। न्यू एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स जो राइज होते हैं, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, आप ये टर्म याद रखना, जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स राइज हुए उसमें तो ये जो ऑपरेशन था और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि उन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, एब्सेंटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो शहरों में रह रहे हैं, वो गांव में नहीं आते हैं। क्योंकि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स को लाइक रूरल सिस्टम से कोई लेना देना नहीं था, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से कोई लेना देना नहीं था, दे वर इंटरेस्टेड इन मनी। तो लाइक ऑपरेशन कंटिन्यू हो रहा था। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसका इम्पैक्ट क्या है। जमींदार्स ऑफ बंगाल वर recognized as owners of the land, मालिक ज़मीन, लेकिन कब तक, as long as they paid revenue to the British. Amount of revenue that zamindars had to pay was permanently firmly fixed and would not be raised under any circumstances. कुछ भी हो जाए रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज नहीं करेगी। इसका कल्टीवेटर्स के ऊपर एक लीगल सेंस में फर्क क्या आया, कल्टीवेटर्स बिकेम टेनेंट्स एट विल। पहले मुगल सिस्टम में हमने किया कि जो लैंड को टिल कर रहा था, जो लैंड को कल्टीवेट कर रहा था, वो मालिक ज़मीन था, ज़मीन का ओनर था। लेकिन अब परमानेंट सेटलमेंट ने क्या कर दिया, ज़मींदार्स को बना दिया ओनर्स ऑफ द लैंड, एंड जो एक्चुअल कल्टीवेशन कर रहा था बंदा, पेजेंट था, किसान था, उसको बना दिया टेनेंट्स एट विल। टेनेंट्स मतलब किराएदार बना दिया। नो ही सपोज टू पे रेंट टू द जमींदार। एट विल का क्या मतलब मर्जी पे है वो टेनेंट उसका। जमींदार चाहे तो आज उसका बोरिया बिस्तरा उठा के बाहर फेंक दे कि जा भाई तेरे लिए कोई जगह नहीं है मेरी ज़मींदारी में। तो टेनेंट्स एट विल बन गया वो कल्टीवेटर जो पहले मालिक ज़मीन था। This settlement took away the administrative and judicial functions of the जमींदार्स। अब यहाँ पे कॉर्नवालिस ने एक समझदारी वाली बात की। मुगल टाइम्स में जो खूस थे, मुकद्दम्स थे, चौधरीस थे, जो ज़मींदार्स की क्लास थी, उनके पास ना जुडिशियल फंक्शंस भी होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी होते थे कि एक गांव में अगर कोई चोरी चुकारी हो जाती है, कुछ लाइक इंसिडेंट्स, कोई क्रिमिनल इंसिडेंट हो जाता है, उसको प्रिवेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गांव के सरपंच की है, खूद सैन मुकद्दम्स की है। अगर वो जो
25 विलेजेस का ग्रुप है जहाँ चौधरी बैठा हुआ है, वहाँ पर कोई डाका डुक्का पड़ जाता है, उसको प्रिवेंट करने की अथॉरिटी किसकी है? चौधरी की है। तो चौधरी के पास, ज़मींदार के पास एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी होते थे, जुडिशियल रोल्स भी होते थे कि अगर मान लो दो किसानों की आपस में लड़ाई हो गई है तो वो लाइक खूद से मुकदम्स विलेज के सरपंच के पास चले जाते थे कि देखो ये मेरी ज़मीन पे कब्जा करके बैठा है। विलेज का सरपंच मैटर रिजॉल्व करवा देता था। तो ज़मींदार के पास पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस भी होते थे। परमानेंट सेटलमेंट ने ये चीज़ रिमूव कर दी। क्यों रिमूव कर दी? ये बहुत इंटेलिजेंट स्टेप था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। कहते हैं कि अब ज़मींदार ने खुद हमें रेवेन्यू देना है एंड लोगों से इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना है, रेंट कलेक्ट करना है आगे। अब अगर इनको मैं पुलिस फंक्शंस भी दे दूंगा तो ये तो लोगों की लोगों को घरों से ही उठा लेंगे ज़बरदस्ती नाजायज़, क्योंकि तूने रेवेन्यू दिया, तेरे ऊपर झूठा केस डाल दिया। तो उनको बोला कि आपके पास पुलिस फंक्शंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस नहीं है, तुमने कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन करना। फिर जुडिशियल फंक्शंस कि अगर दो किसानों की आपस में लड़ाई होगी कि मेरी ज़मीन के ऊपर इसने कब्जा कर लिया, उसकी ज़मीन के ऊपर उसने कब्जा कर लिया, ज़मींदार पैसे में इंटरेस्टेड है, तो अगर वो जुडिशियल फंक्शंस एक्सरसाइज करेगा, वो किसको सपोर्ट करेगा? वो बंदा जो उसे ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, जो ज़्यादा रेवेन्यू दे सकता है, जो ज़्यादा रेंट दे सकता है। तो ज़मींदार की एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल फंक्शंस को अबॉलिश कर दिया परमानेंट सेटलमेंट में। क्लियर है भाई? परमानेंट सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसकी सारी इंट्रिकेसीज आपको पता होनी चाहिए। डिफेक्ट्स क्या थे? नो अटेम्प्ट वाज मेड टू सर्वे द लैंड्स। परमानेंट सेटलमेंट का सेंस तभी बनता है कि जब आपको पता हो कि ये जो हमारी ओरिजिनल एग्जांपल मैं बार बार कोट कर रहा हूँ कि ये जो 2000 बीघे की ज़मीन है, भाई समझदारी इसी में है कि यहाँ से तुम्हें पता हो कि 3 लाख रुपया ही रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है। हमने सर्वे की है, एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पे हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि इस ज़मीन से 3 लाख ही रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है। लेकिन अंग्रेज़ों ने कोई सर्वे नहीं किया, वो उन्होंने मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लिया, अच्छा पिछले साल यहाँ से हमें 4 लाख रुपया रेवेन्यू आया था, तो थोड़ा सा सेफ्टी फैक्टर इंक्लूड करके 4.5 लाख रुपया हमने रेवेन्यू डिमांड फिक्स कर दी। तो अंदाजे से आर्बिट्रेरीली ये रेवेन्यू डिमांड वॉज फिक्स्ड, कोई सर्वे नहीं हुआ। असेसमेंट वॉज मेड रफली ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस कलेक्शंस एंड इट वॉज डन इन अ इर्रेगुलर मैनर, आर्बिट्रेरी मैनर। ठीक है जी। इम्पैक्ट डिजास्टर्स थे किसानों के ऊपर, किसानों को रैयत भी बोलते हैं, रेयतवारी सिस्टम जैसे हम पढ़ेंगे। किसानों के ऊपर, रैयत्स के ऊपर, पेजेंट्स के ऊपर, कल्टीवेटर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट था? दे बिकेम टेनेंट्स एट विल, दे वर ऑप्रेस्ड एंड दे वर इविक्टेड बाय जमींदार, क्योंकि जमींदार अब ओनर ऑफ द लैंड है, वो कभी भी पेजेंट को बोल सकता था भाई जा तू, जहाँ तेरी कोई जगह नहीं है। एंड दे वर कॉन्स्टेंटली अंडर डेट। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अब किसान क्या करेगा? किसान को पता है कि मैंने 60,000 रुपया रेवेन्यू देना है, अगर उसके पास 50,000 ही देने के लिए है, वो 10,000 रुपया उधारी ले लेगा, तो किसान हमेशा डेट में ही रहता था। तो दिस वॉज द इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑन रैयत्स, कल्टीवेटर्स। जमींदार के ऊपर क्या इम्पैक्ट था? एज द रेवेन्यू फिक्स्ड बाय द सिस्टम वॉज टू हाई, 3 लाख की जगह 4.5 लाख। मैनी जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स, अगर डिफॉल्ट करोगे क्या होगा? एंड देयर प्रॉपर्टी वॉज सीज्ड एंड ऑक्शन्ड, नीलामी कर दी उनकी जमींदारी की। किसने खरीदी? न्यू अर्बन बेस्ड एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म आ गया, अर्बन बेस्ड मर्चेंट्स ने खरीदी। उसका क्या ड्रॉबैक था? दे इंटरेस्टेड देयर रेंट कलेक्शन टू एजेंट्स, वही एजेंट्स फिर आ गए। एजेंट्स क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। हु एग्जेक्टेड ऑल काइंड्स ऑफ इलीगल टैक्सेस बिसाइड्स द लीगल वंस, कि जो 60,000 रुपया कलेक्ट करना है वो तो करना ही है, उसके अलावा भी एडिशनल पैसा वो एक्सटॉर्ट कर लेते थे। कंपनी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट था? दो इनिशियली, ये हमने किया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इनिशियली द कंपनी गेन्ड फाइनेंशियली, क्योंकि रेवेन्यू डिमांड उन्होंने 3 लाख की जगह 4.5 लाख रुपया रख दी। इन द लॉन्ग रन कंपनी सफर्ड फाइनेंशियल लॉस बिकॉज द लैंड प्रोडक्टिविटी वॉज हाई बट इनकम वॉज फिक्स्ड, कि कंपनी प्रोडक्शन कभी तो इंक्रीज करेगी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद, लेकिन कंपनी रेवेन्यू नहीं इंक्रीज कर सकती क्योंकि रेवेन्यू इज परमानेंटली फिक्स्ड।
तो दैट वाज ऑल अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। अगर आपको ये समझ आ गया है तो एग्रेरियन सिस्टम की आपको पूरी समझ है, आगे वाले सिस्टम्स तो बस हमने जो इसकी मॉडिफिकेशन है वही देखेंगे। क्लियर है भाई? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, permanent fixation of revenue, collection from zamindars, zamindars were made owners of the land, cultivators became tenants at will, oppression on peasantry continued, new class of absentee landlords, company gained in the short term but lost in the long run। ठीक है जी। Now we come to the रैयतवारी सेटलमेंट। रैयत के साथ हम सेटलमेंट करेंगे। कॉर्नवालिस की इंटेंशन तो ये थी कि पूरे इंडिया में लगा दो, लेकिन जैसे जैसे टेरिटरीज एनेक्स की 1793 की वो बात थी, अभी मैसूर एनेक्स करना है, मराठास का बॉम्बे वाला एरिया भी एनेक्स करना है, जो महाराष्ट्र वाला एरिया वो भी एनेक्स करना है। जैसे जैसे कॉर्नवालिस का सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, कंपनी को वो जो लॉन्ग टर्म ड्रॉबैक था वो चुभने लग गया कि यार प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, हमारी इनकम इंक्रीज नहीं कर रही, और ज़मींदार को फ़ायदा हुए जा रहा है एंड ज़मींदार रिच होते जा रहे हैं, रिच होते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आ सकता है जब ये हमारे ही अगेंस्ट रिबेल कर देंगे, तो हमने ज़मींदार के साथ कोई सेटलमेंट नहीं करनी है। अब हम ये सिस्टम ही चेंज कर देंगे, हमने ज़मींदार के साथ सेटलमेंट ही नहीं करनी है, हम इंडिविजुअल पेजेंट्स के साथ सेटलमेंट करेंगे। पेजेंट्स को बोलते थे रैयत्स एंड यहाँ से आया रैयतवारी सेटलमेंट। फिर परमानेंट सेटलमेंट में एक खराबी थी, परमानेंट। ये कहते हैं कि कोई परमानेंट नहीं फिक्स किया जाएगा, कलेक्शन हम करेंगे रैयत से एंड मतलब फ्लेक्सिबल रहेगा, ये रिवीजन कर देंगे 10-20 साल बाद। रेवेन्यू वुड बी फिक्स्ड फॉर द पीरियड ऑफ 10 years, 20 years, कुछ केसेस में 30 years, लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद रेवेन्यू डिमांड को रिवाइज कर दिया जाएगा। कलेक्ट किससे किया जाएगा? रैयत से किया जाएगा। तो जो जो मेन ड्रॉबैक्स थे वो एड्रेस हो गए हैं। अब हमें लगता है कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 3 एस्पेक्ट्स देखे थे परमानेंट सेटलमेंट के। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्ट टर्म में फ़ायदा और लॉन्ग टर्म में नुकसान हुआ वो एड्रेस हो गया। 20 साल बाद इंक्रीज़ कर देंगे, 10 साल बाद इंक्रीज़ कर देंगे, हमारी मर्जी है, फ्लेक्सिबल है। दूसरा ड्रॉबैक था कि ज़मींदार इंक्रीज़ कर रहे थे पावर में, प्रेस्टीज में एंड मनी में, वो हमने उनके साथ सेटलमेंट ही नहीं की, हमने की सेटलमेंट रैयत्स के साथ। रैयत्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लग रहा होगा कि ऑपरेशन भी कम हो जाएगा क्योंकि अब स्टेट कलेक्ट करेगी। यहाँ प्रॉब्लम थी, रैयत्स की कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई क्योंकि अभी भी दे वर ऑप्रेस्ड। वाई वर दे ऑप्रेस्ड? क्योंकि लॉर्ड जिन्होंने भी इंट्रोड्यूस की, थॉमस मुनरो थे, माउंटस्टार्ट एल्फिंस्टोन थे, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। अब गवर्नर ऑफ मद्रास खुद थोड़ी जाके रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये क्या करेगा? अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बंदों को भेज देगा, जाओ रेवेन्यू कलेक्ट करके लेके आओ। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी इंसान ही लगे हुए हैं, उनकी भी वही इच्छाएं हैं। वो कहते हैं कि अब हमारे पास आज अथॉरिटी है कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है। कंपनी को मैंने देना है से कि वही मान लो लेटस से कि एक पेजेंट से उन्होंने 50,000 रेवेन्यू कलेक्ट करना है। थॉमस मुनरो से बोल देते हैं कि जा भाई इस बंदे से तू 50,000 रेवेन्यू कलेक्ट करके ले आ। अपने सरकारी अफसर को बोल देते हैं। अब क्या वो सरकारी अफसर इतना ईमानदार है कि 50,000 रेवेन्यू कलेक्ट करके थॉमस मुनरो को दे देगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। वो क्या करेगा? वो पेजेंट्स को प्रेस करेगा। वो बोलेगा कि तुम 60,000 दे दो। वो बोलेगा तुम्हारी सरकार ने तो मुझे बोला कि 50,000 देना है, तू कैसे 60,000 मांग रहा है? क्या तेरे को पता नहीं फिर कौन लगा पटवारी? तो जो एक्चुअल सिचुएशन थी दैट कंटिन्यू टू बी ऑप्रेसिव फॉर द पेजेंट्स। लेकिन अब ऑपरेशन वॉज नॉट प्रैक्टाइज्ड बाय जमींदार्स बट बाय द लोअर ऑफिशियल्स ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। क्लियर है जी? अब ऑपरेशन होगा, पेजेंट्स अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे? वही जमींदारी सिस्टम की तरह उधारी ले लेंगे। तो पेजेंट्स वर कंटिन्यूसली इन डेट इवन इन द रैयतवारी सिस्टम। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया? मद्रास एंड बॉम्बे।
मद्रास में सर थॉमस मुनरो एंड बॉम्बे में माउंट स्टार्ट एल्फिनस्टोन, ये इनके ही शागिर्द थे। 1820 में थॉमस मुनरो ने मद्रास में इंट्रोड्यूस किया, एल्फिनस्टोन ने बॉम्बे में इंट्रोड्यूस किया। जो ये दो एरियाज थे प्राइमरीली जहाँ ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अल्टीमेटली बेरार सेंट्रल इंडिया में एक्सटेंड कर दिया गया, असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक्सटेंड कर दिया गया। तो मद्रास, बेरार, बॉम्बे एंड असम इंट्रोड्यूस कब हुआ है? मद्रास में 1820 में, 1820 में एंड 1820 में बॉम्बे में भी इंट्रोड्यूस हो गया है। ऐसा जिसकी कोई डेट एग्जैक्टली आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आइडिया होना चाहिए किस टाइम के अराउंड 1820s में ये इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है जी। इसमें एक और नाम आप लोग याद रखोगे, आई डोंट नो शीट में है कि नहीं, अलेक्जेंडर रीड। इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया था इस सिस्टम में, साउथ इंडिया में, मैसूर वाले रीजन में किया था। अलेक्जेंडर रीड मेड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स इन दी रैयतवारी सिस्टम, लेकिन लीगल तौर पे इंट्रोड्यूस किसने किया? थॉमस मुनरो ने। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट्स, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, एक्चुअल इंट्रोडक्शन। Under this settlement, peasant was recognized as proprietor of land, who is Malik-e-Zameen, Rayyat. There was no intermediary like a zamindar between peasant and the government. Every peasant was held personally responsible for the direct payment of the land revenue. तो सारी सेटलमेंट रैयत के साथ है। बिसाइड्स लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स फॉर अ पीरियड फ्रॉम 20 to 40 years एट अ टाइम। अब ये केस टू केस में वेरी करता था, कुछ केसेस में 10 साल, कुछ केसेस में 20 साल, 30 साल, 25 साल, 40 साल, उसके बाद रेवेन्यू वुड बी रिवाइज। तो फ्लेक्सिबल सिस्टम था। इम्पैक्ट तो हमने देखा कि अगर पेजेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी भी सिस्टम ऑप्रेसिव ही चल रहा था। दिस सिस्टम ऑल्सो फेल्ड अंडर दिस सेटलमेंट। इट वॉज सर्टनली नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट रेवेन्यू इन अ सिस्टमेटिक मैनर, क्योंकि वो जो लोअर ऑफिशियल्स ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट थे वो ऑपरेशन कर रहे थे, वो अपनी मर्जी से कुछ इलीगल पैसा भी एक्सटॉर्ट कर लेते थे। रेवेन्यू ऑफिशियल्स इंडल्ज्ड इन हार्श मेजर्स फॉर नॉन पेमेंट और डिलेड पेमेंट। Further, it increased the hold of money lenders. वही मैंने आपको बताया कि डेट में थे peasants, money lenders on the rural society, and money lenders were urban based money lending class. लास्ट हम आते हैं महलवारी सिस्टम के ऊपर। ये जो सिस्टम था ये एक चीज़ को रिकग्नाइज करता है, क्योंकि ना जब भी यूरोपियंस इंडिया के बारे में स्टडी करते थे तो वो विलेज कम्युनिटी के बारे में ज़रूर लिखते थे। मतलब ये शुरू से ही इनकी आदत थी। मैगस्थीन्स के टाइम से विलेज कम्युनिटी को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया जाता है कि इंडिया में जी एक कंपोजिट विलेज कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, जहाँ सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। विलेज का हेडमैन होता है, वो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, वो सबका ध्यान भी रखता है, एंड थिंग्स लाइक दैट। मिडीवल टाइम्स में भी इस चीज़ को और एक्सेंचुएट किया गया। वहाँ से यूरोप से ट्रैवलर्स वगैरह आते थे, जैसे जीजुआइट पोर्चुगीज मिशनरीज आए अकबर के पास, इंग्लिशमैन रल्फ फिच आया, ओविंगटन आए, जो भी ट्रैवलर्स वगैरह आते थे वो विलेज कम्युनिटी के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते थे। अब ब्रिटिश सोचते हैं कि हमने परमानेंट सेटलमेंट में भी इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, रैयतवारी सेटलमेंट में भी इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। अब हम एक तीसरा सेटलमेंट सिस्टम लेके आते हैं जिसमें हम विलेज कम्युनिटी के साथ सेटलमेंट करेंगे, ना ज़मींदारों के साथ ना रैयत के साथ। किसके साथ? विलेज कम्युनिटी के साथ। विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेज के लिए टर्म यूज़ करते हैं हम महल। पंजाबी का, उर्दू का, पर्शियन का टर्म है, तो पंजाबी में भी यूज़ होता है, टर्म तो उर्दू का ही है। तो महल के साथ सेटलमेंट की जाएगी, विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस के साथ सेटलमेंट की जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रेवेन्यू पे करने की। थ्योरेटिकली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है विलेज कम्युनिटी की, प्रैक्टिकली स्पीकिंग अब कम्युनिटी से थोड़ी पैसा मांगना है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग उसका जो हेडमैन होता था, अगर तो एक विलेज है तो उसका जो खूत या मुकद्दम है या सरपंच, जिसे आज की डेट में आप बोल लो। अगर ग्रुप ऑफ विलेजेस है तो वहाँ का जो चौधरी होता था, चौधरी साहब आप हमारे रुतबे को नहीं समझ रहे,
तो जो हेडमैन होता था या विलेज का या ग्रुप ऑफ विलेजेस का, उससे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। मान लिया जाता था कि क्योंकि विलेज कम्युनिटी बहुत ही इंटीग्रेटेड सी एक अच्छा सा सोशल सिस्टम है, तो हेडमैन सबसे अपने आप कलेक्ट कर लेगा एंड हम हेडमैन से कलेक्ट कर लेंगे। तो ये था महलवारी सिस्टम। ये भी फ्लेक्सिबल था। सेटलमेंट 10 साल के लिए की जाती थी, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। ठीक है जी। अब इसमें वो चीज़ अवॉइड करने की कोशिश हो गई कि जो लोकल रेवेन्यू ऑफिशियल्स ऑपरेशन कर रहे थे, अब उनको अथॉरिटी ही नहीं थी। भाई तुम्हारा हेडमैन तो तुम्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, ऐसा समझा जाता था। हालांकि ये बात सच नहीं है, हेडमैन भी एक्सप्लॉइट करते थे पेजेंट्स को। जो खूस, मुकद्दम्स, चौधरीज हैं, वो भी एक्सप्लॉइट करते थे पेजेंट्स को। लेकिन ऐसा समझ लिया ब्रिटिश ने कि ज़मींदार के कंपैरिजन में हमारे लोअर रेवेन्यू पटवारीज एंड लाइक इसके जो कानूनगोज वगैरह हैं, जो हमारे लोअर रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, उनके कंपैरिजन में अगर हम हेडमैन से कलेक्ट करेंगे तो शायद पेजेंट्स के ऊपर ऑपरेशन कम हो। तो ये था तीसरा सिस्टम, महलवारी सिस्टम। कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? 1833 में, मतलब ये भी एग्जैक्ट साल इंपॉर्टेंट नहीं है, 1830s में। 1793 परमानेंट सेटलमेंट, 1820s विद एस में रैयतवारी सिस्टम, 1830s में महलवारी सिस्टम। कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? पंजाब, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस बताओ भी कौन से हैं? अगर आपको लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं पेशावर वाले इलाके की, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस आगरा वाले रीजन को बोलते थे। जो आगरा के अराउंड के सराउंडिंग टेरिटरीज थी, दे वर नोन एज नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस उस टाइम में। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस को अवध के साथ जोड़ दिए गया। अवध कब एनेक्स हुआ है? 1856 में। तो आगरा वाला एरिया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, अवध 1856 में एनेक्स हुआ, दोनों को कर दिया यूनाइट। तो अवध एंड आगरा की एनेक्सेशन से जो प्रोविंस बना उसे हमने बोलना स्टार्ट कर दिया यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो अल्टीमेटली बनेगा यूपी, उत्तर प्रदेश। तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, मध्य प्रदेश जो बाद में बनेगा, एंड पंजाब, इस एरिया में क्या था? महलवारी सेटलमेंट थी। दो बंदों के आप नाम याद रखोगे, मैकेंजी एंड बर्ड। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे एंड इन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया पंजाब वाले एरिया में। अंडर दिस सेटलमेंट, नाउ आपको ये डाउट आ सकता है कि 1833 में तो पंजाब अनेक्स ही नहीं किया था। बिल्कुल सही बात है, ये सेंट्रल प्रोविंसेस एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में पहले आया था, पंजाब में ये एक्सटेंड किया गया है जब पंजाब को अनेक्स कर लिया गया 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अंडर दिस सिस्टम द बेसिक यूनिट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वाज द विलेज और महल। The responsibility of paying the revenue also rested with the entire village community through its headman. Revenue officials indulged, ओ भाई ये पुरानी लाइन है, इसको इग्नोर करो। तो सिस्टम समझ आ गया जी। विलेज कम्युनिटी, महल, हेडमैन, फ्लेक्सिबल, 10 से 20 साल, 20 से 30 साल रेवेन्यू डिमांड को इंक्रीज कर दिया जाता था। ऐसा समझा गया कि ऑपरेशन कम होगा, लेकिन ऑपरेशन अभी भी चल रहा था, लेकिन रिलेटिवली कम था। हाँ, ये आप ज़रूर बोल सकते हो, सबसे कम ऑपरेशन था इस महलवारी सिस्टम में एज कम्पेयर टू परमानेंट सेटलमेंट एंड दी रैयतवारी सेटलमेंट। तो ये हमारी 3 रेवेन्यू सेटलमेंट्स इसके साथ कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ we'll be moving to our next topic, लेकिन you can take a break and then continue watching the video। थोड़ा सा हैवी टॉपिक है ये, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लो एंड देन कंटिन्यू करना, ठीक है जी। तो we'll be moving now to our next topic। हाँ जी, तो having studied the agricultural impact of East India Company's rule on India, now we'll be moving to the commercial and the industrial impact। commercial policies क्या adopt की and उसका impact क्या हुआ Indian handicraft industries के ऊपर। ये जो पीरियड है इसे हमने पूरा जो कमर्शियल ब्रिटिश कमर्शियल पॉलिसी वाला जो पीरियड है, इसे हम 3 पार्ट्स में देखते हैं, 3 पार्ट्स में समझते हैं। पहला है एक्सप्लॉयटेशन बाय मर्चेंट कैपिटल। क्या होता है मैं बताता हूं अभी। दूसरा है एक्सप्लॉयटेशन बाय
इंडस्ट्रियल कैपिटल, एंड तीसरा है एक्सप्लॉयटेशन बाय फाइनेंस कैपिटल। तीन तरह से कैपिटलिज्म, ब्रिटिश कैपिटलिज्म इंडियन इंडस्ट्रीज को, इंडियन कमर्शियल पॉलिसीज़ को इफेक्ट कर रहा था। पहले फेज में जो एक्सप्लॉयटेशन थी उसे हम बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन बाय मर्चेंट कैपिटल, मर्केंटिलिज्म, ट्रेड के बेसिस पे जो एक्सप्लॉयटेशन हुई। ब्रिटिश, वापस हम वही हमारे फंडामेंटल क्वेश्चन पे आएंगे कि ब्रिटिश इंडिया क्यों आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे, क्या स्ट्रक्चर था, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रॉफिट कमाती थी। यहाँ से सस्ता खरीदा, वहाँ पे महंगा बेचा। बाय चीप सेल डियर, ये फ्रेज ही आपने याद रखना है, इसे ये मर्केंटलिज्म का सबसे बड़ा स्लोगन है, बाय चीप सेल डियर, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, बीच में क्या है हमारा प्रॉफिट। तो फर्स्ट फेज ऑफ एक्सप्लोरेशन इसी तरीके से चला है। एंड इसमें भी एक फंडामेंटल चेंज आया है बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बाद। मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होता था, इंग्लैंड से गोल्ड या सिल्वर इंपोर्ट किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड से गोल्ड एंड सिल्वर लेके आना पड़ता था ताकि वो बाय चीप कर सकें कि इंडियन आर्टिसन है, उसके पास फ्रीडम है कि वो इंग्लिश को भी बेच सकता है, वो डच को भी बेच सकता है, वो फ्रेंच को भी बेच सकता है, वो नवाब ऑफ बंगाल को भी बेच सकता है, वो मुगल एम्परर को भी बेच सकता है, वो जिसको मर्जी बेचे, उसके पास फ्रीडम है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड से गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता था, ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, 100 इसकी बजाय 200 रुपया देना पड़ता था ताकि वो बंदा जिसके पास फ्रीडम है वो उनको ही बेचे, वो कहीं नवाब को ना बेच दे, वो कहीं फ्रेंच को ना बेच दे, वो कहीं मुगल एम्परर को ना बेच दे अपना सामान। तो हो क्या रहा है, वहाँ से गोल्ड आ रहा है ताकि यहाँ से सस्ता खरीदें महंगा बेचें। प्लासी हो गई, बक्सर हो गई। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रेवेन्यू कलेक्ट करने की अथॉरिटी आ गई है। अब क्या ब्रिटेन से गोल्ड इंपोर्ट करने की ज़रूरत है? नहीं। अब वो इंडिया के टैक्स का पैसा इस्तेमाल करेंगे बाय चीप सेल डियर। एक तो फ़ायदा हो गया यहाँ पे। दूसरा फ़ायदा, अब ब्रिटिश के पास पॉलिटिकल अथॉरिटी आ गई है आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी की एक्चुअल पॉलिटिकल पावर वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब वो फोर्स कर सकते हैं जो इंडियन आर्टिसन था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो हैंडीक्राफ्ट्स बना रहा था, कॉटेज इंडस्ट्री में जो हैंडीक्राफ्ट्स बना रहा था, उसको ये मजबूर कर सकते हैं कि भाई तू 200 रुपये की जगह हमें 100 रुपये में बेच, तू 100 रुपये की जगह हमें 50 रुपये में अपना से स्वेटर बेच दे, या अपनी शर्ट जो तूने बनाई है, जो क्लॉथ जो तूने बनाया वो हमें तू 100 की बजाय 50 रुपये में बेच दे। वो कहता मैं क्यों बेचूं, मैं तो नवाब को बेच दूंगा। कह रहे कौन सा नवाब, गए वो दिन, कोई नवाब नहीं है। वो कहता मैं फ्रेंच को बेच दूंगा। कौन से फ्रेंच, गए वो दिन। वो कहता मैं मुगल एम्परर को बेच दूंगा। कह रहे कौन मुगल एम्परर, उससे तो खुद हमारी ट्रीटी हो गई है, तो उसको भी बेच के दिखा दे। अब ब्रिटिश के पास पॉलिटिकल अथॉरिटी आ गई है। वो कहते हैं कि तुझे हमें ही बेचना पड़ेगा और जिस रेट पे हम तुझे बोलेंगे उस रेट पे बेचेगा तू। वो बेचारा गरीब पहले ही मुश्किल से अपना गुजारा करता था 100 रुपये में बेच के, अब उसे ब्रिटिश फोर्स कर रहे हैं कि 100 की बजाय 50 रुपये में हम अपना स्वेटर हमें दे दे। वो तो गरीब मार हो गई। अब वो चलो फिर भी अपना घर चलाने के लिए 50 रुपये में दे देता है। अब ये 50 रुपये में ख़रीदा गया स्वेटर ये इंग्लैंड में जाके महंगा बेच देते थे। बाय चीप सेल डियर। चेंज क्या आया, एक तो गोल्ड का इंपोर्ट बंद हो गया, सिल्वर का इंपोर्ट बंद हो गया। दूसरा चेंज क्या आया, पॉलिटिकल अथॉरिटी का इस्तेमाल करके उन्होंने मजबूर कर दिया हमारे पेजेंट्स को ताकि वो और सस्ता बेचें, ताकि कंपनी का प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज हो। ठीक है जी। इस एक्सप्लॉयटेशन को हम बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन बाय मर्चेंट कैपिटल। इस पेज पे शायद बस यही लिखा है, तो पढ़ लेते हैं पहले। ऑब्जेक्टिव क्या था, फ्लोरिशिंग ट्रेड। अर्लियर पहले क्या सिस्टम था, ब्रिटेन हैड टू इम्पोर्ट बुलियन। बुलियन वही जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। ब्रिटिश हैड टू इम्पोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर इनटू इंडिया
to finance their trade. लेकिन after Battle of Plassey, they began to use Indian revenues for this purpose. अब इंडिया के लोगों से कलेक्ट किया गया टैक्स से ही वो अपने ट्रेड को फाइनेंस करने लगे. Moreover, company started using its political power to suppress the purchasing price. वही जो 100 की बजाय 50 रुपए में बेचते. Purchasing price of Indian products so that it can sell at a premium. तो एक्सप्लॉयटेशन बाय, इसे क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन बाय मर्चेंट कैपिटल. नाउ मूव करते हैं सेकंड फेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर, एक्सप्लॉयटेशन बाय इंडस्ट्रियल कैपिटल. 1813, 14, 15 ऑनवर्ड्स ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टीम पकड़ लेती है. बहुत ही फंडामेंटल चेंज जो आता है ब्रिटिश इकोनॉमी में वो होता है ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टीम पकड़ लेती है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट तो 1760s में हुई है, लेकिन जो इसका रियल इम्पैक्ट है, विजिबल इम्पैक्ट है अभी, हाँ भी अब तो सब कुछ इंडस्ट्री से ही रन हो रहा है, वो 1814, 15 के अराउंड आया है, जब नेपोलियन के साथ लड़ाइयाँ ख़त्म हुई हैं. उसके बाद अब ब्रिटिश इकोनॉमी बूम में है. ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज लग रही हैं, वो कपड़े मैन्युफैक्चर कर रही हैं, टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं. ब्रिटेन की सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा कंट्रोल की जाती है. उनके पास लाइक प्रेशर ग्रुप की तरह वो एक्ट करते हैं. उनकी सरकार उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है. तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ ब्रिटेन होते हैं, ये अपनी सरकार को बोलते हैं कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना फेवर क्यों दे रहे हो. वो ज़माने गए जब एलिजाबेथ ने इन्हें मोनोपोली ऑफ ट्रेड दी थी. वो ज़माने गए जब इंडिया से हम सस्ता सामान खरीद के यहाँ पर महंगा बेचते थे. अब तो हमारी अपनी फैक्ट्री लगी हुई है. हमारा अपनी फैक्ट्री से आत्मनिर्भर इंग्लैंड करेंगे हम, कि इंडिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे. हम अपनी इंडस्ट्री से अपने कपड़े बनाएंगे एंड इंग्लैंड के लोगों को बेचेंगे. इंडिया से इंपोर्ट बंद करो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का सिस्टम ही आप ख़त्म करो. तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट भी आया. ब्रिटेन ने जो मोनोपोली दी हुई थी उस मोनोपोली को कैंसिल कर दिया. 1813 में चार्टर एक्ट आता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती है. ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलती है कि आपके पास भाई कोई मोनोपोली नहीं है, अब जिसका दिल करेगा वो इंडिया के साथ ट्रेड कर लेगा. एक एक्सेप्शन होती है इसमें, मतलब 2 एक्सेप्शंस होती हैं कि अगर चाय का ट्रेड करना है या चाइना के साथ ट्रेड करना है, अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली है. ये लाइक अलग से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप मोटा मोटा समझो कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया है. इंग्लैंड में अपनी फैक्ट्रीज लग गई हैं, अपनी इंडस्ट्रीज लग रही हैं जो कि कपड़ा मैन्युफैक्चर कर रही हैं. वो कहती हैं कि हम अपना कपड़ा मैन्युफैक्चर करेंगे, इंग्लैंड के लोगों को बेचेंगे. एक टाइम ऐसा आया जब इंग्लैंड के सारे लोग ब्रिटेन का कपड़ा कंज्यूम करने लग गए. अब इंडस्ट्रीज़ को तो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना था. वो अब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया से कपड़े इंपोर्ट करने तो तुम छोड़ो, रादर हम इंडिया में कपड़े अब एक्सपोर्ट करेंगे. हमें मार्केट चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के लिए. तो इंडिया से आप कपड़े इंपोर्ट करने की बजाय अब इंडिया में कपड़े एक्सपोर्ट करो. ठीक है, अब समझ रहे हो कि किस तरह से पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया. पहले इंडियन टेक्सटाइल्स इंडिया से खरीद के इंग्लैंड बेची जा रही थी. सस्ता खरीदा, महंगा बेचा. अब इंग्लैंड की टेक्सटाइल्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, इंडस्ट्रीज में बना हुआ कपड़ा इंग्लैंड से इंडिया भेजा जा रहा है ताकि इंडिया के लोग इसे कंज्यूम करें. तो इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्प्लीकेशंस आए. पहली बात तो अब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज द्वारा मैन्युफैक्चर्ड कपड़े, इनका कंपटीशन इंडिया में किसके साथ हो रहा है, लोकल आर्टिसंस द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैंडीक्राफ्ट्स के साथ. अब मुझे आदत पड़ी हुई है खादी का कुर्ता पजामा पहनने की, मेरे लिए वहाँ से रीबॉक की टी शर्ट आ रही है, भैया मेरे को नहीं पसंद आ रही है, मैंने नहीं पहननी. तो अब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ क्या करेंगी, पहले तो टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा इंडियन पॉपुलेशन में कि भाई रीबॉक ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, ये खादी का कुर्ता पजामा कोई बढ़िया चीज़ नहीं है, तो तुम हाई क्लास चीज़ें पहनने की लाइक आदत डालो. तो टेस्ट डेवलप किया जा रहा है ताकि इंडिया के लोग रीबॉक की टी शर्ट्स पहने. फिर इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को इंटेंशनली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ताकि अगर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी. कि अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ही हम डिस्ट्रॉय करते हैं, अगर खादी का कुर्ता पजामा लाइक बचे ही ना, वो कपड़ा ही ना बचे, खद्दर ही ना बचे, तो फिर
रीबॉक की टी शर्ट का कोई कंपटीशन नहीं है, इंडिया में दबा के बिकेगी रीबॉक की टी शर्ट, ठीक है जी। तो दैट वाज द आइडिया, एक्सप्लॉयटेशन बाय इंडस्ट्रियल कैपिटल, कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज लगी, उन्होंने इंडिया से जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के सामान जा रहा था ब्रिटेन में, उस एक्सपोर्ट को कर दिया बंद, रादर अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया भेजना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होगी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया हो गया। ये हम फ्रेज यूज करते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिश कर रही थी, पूरी दुनिया में इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स डिमांड में थे। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडिया की इंडस्ट्री खत्म हो गई। इस एक्सप्लॉयटेशन को हम बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन बाय इंडस्ट्रियल कैपिटल। अब देख रहे हो दोनों फेजेस में कितना डिफरेंस है। यहाँ भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन का तरीका डिफरेंट है। यहाँ भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन का तरीका डिफरेंट है। तो इस सेकंड फेज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रोग्रेस्ड इन ब्रिटेन, देयर वाज अ चेंज इन द ब्रिटिश कमर्शियल पॉलिसी। 1813 के अराउंड, 1830, अब 13 कोई ऐसे लकीर नहीं है, 13, 14, 15, 10 से स्टार्ट हो जो। Now, Indian market was flooded with cheap finished goods from Britain. Reebok की टी शर्टें आ गई हैं। अब आप कहोगे Reebok तो भाई बहुत बढ़िया ब्रांड है। उस ज़माने के हिसाब से, मतलब हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री के कंपैरिजन में मशीन मेड गुड्स हमेशा चीपर होते हैं। सेल ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स डिक्लाइंड, ऑफ कोर्स डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। इंडिया में भी रीबॉक के साथ कंपटीशन है, एंड वहाँ इंग्लैंड में तो इन्होंने बैन ही करा दिया, अभी इंडिया से कुछ नहीं आएगा, इंडिया की चीज़ों को हम इंपोर्ट नहीं होने देंगे, हम अपनी इंडस्ट्रीज का सामान बेचेंगे इंग्लैंड में। मेक इन इंग्लैंड, मेड इन इंडिया, इंग्लैंड, आत्मनिर्भर इंग्लैंड वाली पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की उस टाइम में ब्रिटेन ने। रादर अब एक और फंडामेंटल चेंज क्या थी इसमें, पहले टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल्स जा रही थी इंडिया से ब्रिटेन मर्चेंट कैपिटल के टाइम पे। अब क्या है, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, ब्रिटेन में फैक्ट्रीज ऑफ कॉटन टेक्सटाइल लग चुकी हैं। अब इनको अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रॉ कॉटन चाहिए। अब इंडिया से कॉटन जाएगा ब्रिटेन। पहले इंडिया क्या भेज रहा था, पहले इंडिया टेक्सटाइल्स भेज रहा था, अब इंडिया रॉ कॉटन भेजेगा ब्रिटेन। ईस्ट इंडिया कंपनी इंस्टेड ऑफ परचेजिंग, वो कह रहे हैं कि हमने तो जी स्वेटर खरीदना ही नहीं है, हमने तो जी शर्ट खरीदनी नहीं है, हमने तो कपड़ा खरीदना ही नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में वो बोलेगी अगर किसी के पास रॉ कॉटन है बेचने के लिए, वो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। तो एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टू ब्रिटेन स्टार्टेड, ठीक है। रादर रॉ मटेरियल्स लाइक रॉ कॉटन बिगन टू बी एक्सपोर्टेड अंडर सेम एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस। एक्सप्लॉयटेशन अभी भी वैसे ही चल रही है, लेकिन ये है कि अब आर्टिसन को एक्सप्लॉयट करने की बजाय कि तू स्वेटर सस्ता बेच, तू शर्ट सस्ती बेच, अब वो पेजेंट्स को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं कि तुम कॉटन लाइक से कि 10 रुपये क्विंटल की जगह पे 5 रुपये क्विंटल में ही हमें बेच दो। Thus, India became agrarian colony of industrial Britain. However, what is common in the both phases is the exploitation. Both phases of exploitation is the destruction of native industries, a process called de-industrialization. दोनों ही phases में क्या हो रहा है, de-industrialization हो रही है। पहले phase में कैसे industrialization हुई, वापस आते हैं हमारी पिछली स्लाइड पे। इस phase में कैसे de-industrialization हुई, अब वो जो आर्टिसन है वो 100 रुपये में अपना प्रोडक्ट बेच रहा था, अपनी शर्ट बेच रहा था, उसको तुमने बोल दिया 50 रुपये में दे, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं बचे, वो इन्वेस्ट क्या करे, वो अपने बच्चों को खिलाए पिलाए क्या, वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग क्या दे। तो उसकी जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, होम बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्री थी, वो डिस्ट्रॉय हो रही थी। दूसरे फेज में तो होनी ही होनी है कि तुमने तो उसकी लाइक हैंडलूम ही तुम उठा के ले गए, तुमने ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिए, इंडिया के गुड्स का वहाँ पे इंपोर्ट बैन कर दिया, तो उस फेज में तो होनी ही होनी थी। तो व्हाट इज कॉमन टू बोथ द फेजेस इज द प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन।
इसमें जो तीसरा फेज है वो अभी जो 1857 तक का पीरियड है उसमें इतना प्रोमिनेंट नहीं है, जो एक्सप्लॉयटेशन बाय फाइनेंस कैपिटल है। हम ईस्ट इंडिया कंपनी का पीरियड स्टडी कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, लेकिन इसका फिर भी मोटा सा आइडिया मैं आपको देता हूँ। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फाइनेंस कैपिटल क्या थी? 1853 में इंडिया में रेलवेज इंट्रोड्यूस होती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। 1853 में इंडिया में रेलवेज इंट्रोड्यूस होती हैं। आज भारतीय रेल को कौन चला रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। उस टाइम में भारतीय रेल को कौन चला रहा था? प्राइवेट कंपनीज रजिस्टर्ड एंड फॉर्म्ड इन ब्रिटेन चला रही थी। भारत सरकार नहीं चला रही थी, प्राइवेट कंपनीज रजिस्टर्ड एंड फॉर्म्ड इन ब्रिटेन चला रही थी। वो कंपनीज, अब रेलवे ऐसा नहीं है कि लाइक मैंने मेरी जेब में पैसे पड़े हुए थे, मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो चलो जी आज से कलकत्ता से बॉम्बे ट्रेन चल पड़ी। रेलवेज को चलाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक बंदे का काम नहीं है। तो ब्रिटेन के लोग इन्वेस्ट करते थे कंपनीज में, जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, जैसे शेयर मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनती थी। लोग अपने रिसोर्सेज, ब्रिटेन के लोग अपने रिसोर्सेज पूल करके कंपनी बनाते थे, वो कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती थी। अब टेंशन है, अब ये चीज़ ना आपका लाइक रेलवे के नेगेटिव इम्पैक्ट में भी हम स्टडी करते हैं, तो लाइक मैं पहले ही बता देता हूँ फाइनेंस कैपिटल से किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। ब्रिटेन के लोगों ने अपने पैसों को पूल किया, एक कंपनी बनाई, उस कंपनी ने वो पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करना है, फाइनेंस किया जा रहा है कैपिटल। अब वो जो लोग हैं, ब्रिटेन के लोग हैं जो अपना पैसा पूल कर रहे हैं, उनको एक टेंशन है, यार क्या पता इंडिया में रेलवे सक्सेसफुल ही ना हो, क्या पता हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट ही ना कमाए, हमारा तो पैसा डूब जाएगा, इतने पैसे हमने इन्वेस्ट कर दिए, वो भी इतनी दूर इंडिया में, हम देखने वाले नहीं है कोई यहाँ पे। तो फिर भारत सरकार पिक्चर में आती है, ब्रिटिश इंडियन सरकार। ये उन बंदों को अप्रोच करती है कि भाई तुम पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करो, तुम्हें टेंशन क्या है कि हमारा पैसा डूब जाएगा, तो हम किस लिए बैठे हैं, नहीं डूबने देंगे आपका पैसा, तुम कैसे बचा लोगे। अरे हम बोलत हैं कि आपका पैसा नहीं डूबने देंगे, या तो आप प्रॉफिट कमाओगे, या तो आप प्रॉफिट कमाओगे। अगर खुदा ना खास्ता प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो भारत सरकार अपनी जेब से तुम्हें प्रॉफिट देगी। बताओ, इतनी ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। भारत सरकार के पास पैसा कहाँ से आया? भारत सरकार कोई पैसा उगा थोड़ी रही है, लोगों ने टैक्स दिया, रेवेन्यू से कलेक्ट किया है पैसा। तो ब्रिटिश इंडियन सरकार उन ब्रिटिश फाइनेंशियल कैपिटलिस्ट को क्या बोलती है कि आप इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करो, अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है तो भारत सरकार जेब से आपको पैसा इन्वेस्ट करेगी। 100 साल तक गारंटी देते हैं कि आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। अगर कभी भी आपकी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है तो भारत सरकार जेब से आपको 5% प्रॉफिट तो देगी ही देगी। तो इन दिस वे फाइनेंशियल कैपिटलिज्म ऑल्सो लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, कि वो सारा पैसा भारत सरकार ने लोगों से ही कलेक्ट किया था जो उन्हें प्रॉफिट गारंटी किया जा रहा है। तो ये था तीसरा फेज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन ये 1857 के बाद है। ठीक है जी, तो ये 3 फेजेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन आप याद रखोगे, मर्चेंट कैपिटल, इंडस्ट्रियल कैपिटल, फाइनेंस कैपिटल। इनमें से भी ये जो 2 ऊपर वाले हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, ब्रिटिश डेवलपमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया। हाँ जी, इस डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में हम स्टडी करेंगे वो पॉजिटिव स्टेप्स जो ब्रिटेन ने उठाए हैं इंडिया में प्रोग्रेस लाने के लिए, इंडिया में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए। जैसे रेलवेज़ की डेवलपमेंट हुई, पोस्टल सिस्टम की डेवलपमेंट हुई, टेलीग्राफ सिस्टम की डेवलपमेंट हुई, टेलीग्राम्स वगैरह भेजते हैं। तो ये सारी जो उन्होंने पॉजिटिव स्टेप्स लिए उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इनमें से पर्टिकुलरली जो रेलवे वाला स्टेप है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, एंड इसकी डिटेल डिस्कशन अभी हम करके ही हटे हैं फाइनेंस कैपिटल वाले टॉपिक में, जो उसका जो इम्पैक्ट था, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट था। तो अभी हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि कब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की। डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में अगर आपने किसी बंदे का नाम याद रखना है वो है लॉर्ड डलहौजी।
इन्होंने मैक्सिमम रिफॉर्म्स वगैरह किए हैं, मैक्सिमम पॉलिसीज़ वगैरह इंट्रोड्यूस किए हैं इंडिया में, लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। जैसे रेलवेज इनके टाइम पे डेवलप हुई, पोस्टल सिस्टम इनके टाइम पे डेवलप हुआ, पोस्टल स्टैम्प्स की एवोल्यूशन हुई, देन इनके टाइम पे टेलीग्राफ सिस्टम डेवलप हुआ। तो काफ़ी सारी लाइक इन्होंने स्टेप्स उठाए हैं डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए। रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर लॉर्ड डलहौजी। फर्स्ट रेलवे लाइन आप याद रखेंगे, कनेक्टिंग बॉम्बे एंड थाने। बॉम्बे के पास ही एक जगह है थाने। इट वॉज ओपन इन 1853। ठीक है जी, साल इंपॉर्टेंट। अब 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज ओपनड। रेलवे लाइन्स कनेक्टिंग कलकत्ता टू द रानीगंज कोल फील्ड्स वॉज ओपन इन 1854। अब ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर था। थाने वाला जो एरिया, जो महाराष्ट्र का हिंटरलैंड वाला एरिया, ये कॉटन ग्रोइंग एरिया था। 1850s की बात हो रही है। इंग्लैंड में क्या टेक्सटाइल्स जा रही हैं 1850s में, या क्या रॉ कॉटन जा रहा है? इंग्लैंड में रॉ कॉटन जा रहा है। रॉ कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के इंटीरियर एरिया से रॉ कॉटन आएगा बॉम्बे, बॉम्बे से एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा लंदन। इंडिया से कोल एक्सपोर्ट किया जा रहा है ब्रिटेन, ताकि उनकी इंडस्ट्रीज को फीड किया जा सके, ताकि उनके रेलवेज को फीड किया जा सके। कोल कहाँ मिलता है इंडिया में? झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, बिहार वाला एरिया, या फिर वेस्ट बंगाल का जो झारखंड के साथ एरिया लगता है। रानीगंज कोल फील्ड्स है यहाँ पे। रानीगंज इज दी ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया। ज्योग्राफी में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। तो कलकत्ता को रानीगंज से कनेक्ट करती रेलवे लाइन डेवलप की गई, ताकि कोल कलकत्ता आए, कलकत्ता से एक्सपोर्ट कर दिया जाए। तो इससे दो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो आपको पता लगी कि फर्स्ट रेलवे लाइन कब हुई, कहाँ हुई, सेकंड रेलवे लाइन कहाँ डेवलप हुई। एक अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हुई कि वहाँ रेलवे लाइन डेवलप की जा रही है जहाँ से ब्रिटेन को कुछ गुड्स खरीदने हैं, ताकि वो इंग्लैंड एक्सपोर्ट कर सकें। रॉ कॉटन जहाँ से वो एक्सपोर्ट कर सकें, कोल जहाँ से वो एक्सपोर्ट कर सकें, ऐसी वाले एरियाज में रेलवेज डेवलप कर रहे हैं वो। There were two major reasons for the British to take interest in the development of railways. पहला तो कमर्शियल रीज़न, ऑलरेडी जो हमने डिस्कस किया पिछले वाले फाइनेंस कैपिटल वाले टॉपिक में। रेलवेज एक्टेड एज एवेन्यू फॉर ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट। ब्रिटिश फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए एक जरिया थी, गारंटीड बाय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। वही कि हम आपको जेब से प्रॉफिट देंगे, तुम टेंशन ना लो, बस इंडिया में इन्वेस्ट करो तुम। दूसरा इसका कमर्शियल रीज़न हमने यहाँ पे स्टडी किया कि रॉ कॉटन एक्सपोर्ट किया जा सके, कि आपने एरियाज को कनेक्ट किया पोर्ट्स के साथ, हिंटरलैंड को कनेक्ट किया पोर्ट्स के साथ, ताकि यहाँ से गुड्स पोर्ट्स तक आए, पोर्ट्स से एक्सपोर्ट कर दिए जाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट है डिफेंस नीड्स। अब लॉर्ड डलहौजी को क्या पड़ी थी? अपनी जेब से पैसा, लाइक वो गारंटी कर रहे हैं कि अगर तुम टेंशन ना लो, अगर तुमने लॉस हुआ तुम्हें, तो भारत सरकार जेब से तुम्हें पैसा देगी। लॉर्ड डलहौजी ऐसे प्रोमिस क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं कि रेलवेज हमारी डिफेंस नीड्स को भी सेटिस्फाई करती है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई, मान लो अफ़गानिस्तान के साथ लड़ाई होगी, एकदम से बंगाल से ट्रूप्स को लेके जाना है अफ़गानिस्तान बॉर्डर तक, तो इंडिया में अगर रेलवेज होंगी तो ट्रूप्स की ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगी। नहीं तो 3 महीने में ट्रूप्स पहुंचेंगे बंगाल से अफ़गानिस्तान, तब तक तो सिचुएशन कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। तो डिफेंस नीड्स, तो 2 नीड्स को सेटिस्फाई कर रही थी रेलवेज। एक तो कमर्शियल नीड्स ऑफ द ब्रिटेन, दूसरा डिफेंस नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। फिर पोस्टल रिफॉर्म्स, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप याद रखो। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे पोस्टल रिफॉर्म्स हुए। मॉडर्न पोस्टल सिस्टम 1854 में इस्टेब्लिश हुआ। पोस्टेज स्टैम्प्स वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। यहीं पे टेलीग्राफ सिस्टम भी डेवलप हुआ। ये आप एडिशनली याद रखेंगे, शीट में भी नहीं दिया हुआ। टेलीग्राफ सिस्टम भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही डेवलप हुआ। फर्स्ट जो टेलीग्राफ लाइन थी कलकत्ता से डायमंड हार्बर, कलकत्ता के हुगली के ऊपर ही एक पोर्ट सिटी है, पोर्ट टाउन था डायमंड हार्बर। तो कलकत्ता से डायमंड हार्बर टेलीग्राफ लाइन इस्टेब्लिश की गई थी 1851 के अराउंड।
तो टेलीग्राफ सिस्टम, पोस्टल सिस्टम, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ है। लॉर्ड डलहौजी क्रिएटेड अ सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पहले मिलिट्री इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ये सारी सरकारी बिल्डिंग्स को डेवलप करता था, उन्होंने सिविल वर्क्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग, मिलिट्री इंजीनियरिंग सेपरेट कर दी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर दिया। कैनाल्स बनाता था, ये पब्लिक बिल्डिंग्स बनाता था, रोड्स बनाता था। मैनी ब्रिजेस वर कंस्ट्रक्टेड। बाय मॉडर्नाइजिंग द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ही लेड द फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस इन इंडिया। मॉडर्न इंजीनियरिंग सर्विस लॉर्ड डलहौजी के टाइम से चल रही है। फिर डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट, रादर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम स्टडी करेंगे, ब्रिटिश अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन ऑफ इंडियंस। इसमें सबसे पहले ये जो कहानी है ये हम स्टार्ट करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से। इसी चार्टर एक्ट का मैंने पहले भी जिक्र किया था जब हमने ट्रेड पॉलिसीज़ को समझना था कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ऑफ ट्रेड अबॉलिश कर दी थी। चार्टर एक्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात की थी, इन्होंने कंपनी को बोला, कंपनी सरकार को बोला इंडिया में कि आप 1 लाख रुपया एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करोगे। इंडियंस की एजुकेशन के लिए आप हर साल 1 लाख रुपया स्पेंड करोगे अपने बजट में से। ठीक है जी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये बात बोल दी ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहाँ पर उन्होंने लगा दिया फुल स्टॉप। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई लेकिन इस बात से, प्रॉब्लम क्या, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी हो गई। ओरिएंटलिस्ट कौन लोग थे? ये वो अंग्रेज थे जो इंडियन कल्चर को, इंडियन सोसाइटी को, इंडियन लैंग्वेजेस को समझना चाहते थे, उसको प्रमोट करना चाहते थे। जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे लोग थे, इस टाइम पे तो प्रोमिनेंट नहीं है, अपने ज़माने में वॉरेन हेस्टिंग्स एक ओरिएंटलिस्ट था। ये इंडिया के कल्चर को समझना चाहता था, इंडिया की भाषाओं को, लैंग्वेजेस को समझना चाहता था, इंडिया के कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस को समझना चाहता था, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहता था अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में भी उस ज़माने में। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। फिर एंग्लिसिस्ट जो कहते थे, मतलब ओरिएंटलिज्म पहले पॉपुलर था, इन्हें पता चला यार इंडिया में कुछ नहीं रखा, ना इनका कल्चर बढ़िया, ऐसा ब्रिटिश सोचते थे, मैं नहीं सोच रहा। ब्रिटिश जो ओरिएंटलिस्ट की स्टडीज़ थी उसके बेसिस पे ब्रिटेन के लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इंडिया का कल्चर बहुत ही डिग्रेडेड कल्चर है, यहाँ का जो सोशल सिस्टम है बहुत ही ईविल, सोशल ईविल से भरा हुआ सिस्टम है, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को एजुकेट किया जा सके। इस कंक्लूजन पे ब्रिटेन के लोग पहुँच गए। उन लोगों ने इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रोमिनेंट ज़्यादा समझा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के आइडियल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट कर दी। उन लोगों के लिए हम टर्म यूज़ कर रहे हैं एंग्लिसिस्ट, जो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा दे रहे थे एज फार एज एजुकेशन इज़ कंसर्न्ड। अदरवाइज मतलब डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट थे जो ब्रिटेन में उस टाइम पे चल रहे थे, जैसे लिबरल्स थे, लिबरलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, उन चीज़ों को हम अभी इस डिस्कशन में नहीं लेके आएंगे। तो मोटा मोटा कंट्रोवर्सी क्या थी, कुछ लोग थे जो इंडियन लैंग्वेजेस को, इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे, कुछ लोग थे जो वेस्टर्न एजुकेशन को इंग्लिश भाषा में प्रमोट करना चाहते थे। ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट। कंट्रोवर्सी ये थी कि ये जो 1 लाख रुपया स्पेंड करना है, ओरिएंटल लर्निंग के ऊपर किया जाए या एंग्लिसिस्ट लर्निंग के ऊपर किया जाए। इसका कोई भाई बहस चलती रही इंडिया में। डिफरेंट जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो आपस में आर्ग्यूमेंट्स करते रहे, नहीं यार हम पैसा यहाँ पे स्पेंड करेंगे, नहीं यार हम पैसा इस तरह से स्पेंड करेंगे। मोटा सा चलता रहा, खींचतान सी चलती रही। ओरिएंटलिस्ट पहले ज़्यादा पॉपुलर थे, पहले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो ये जो 1 लाख रुपया ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा स्पेंड होना स्टार्ट हो गया। लेकिन एंग्लिसिस्ट इस चीज़ के खिलाफ थे कि पैसा तुम इंडियन एजुकेशन के ऊपर क्यों स्पेंड कर रहे हो, हम वेस्टर्न एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में इसके ऊपर आप पैसा स्पेंड करो। तो मैटर्स रिजॉल्व कब होते हैं अल्टीमेटली? लॉर्ड मकॉलेस माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835। 1833 में एक चार्टर एक्ट आता है, जैसे 1813 में भी एक चार्टर एक्ट आया था, 1833 में भी एक चार्टर एक्ट आता है। वो चार्टर एक्ट लॉर्ड मकॉले को
वो चार्टर एक्ट एक लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस करता है वाइसरॉय की, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, कि गवर्नर जनरल को एडवाइस करने के लिए एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा जिसे हम बोलेंगे लॉ मेंबर। लॉर्ड मकॉले वॉज द फर्स्ट लॉ मेंबर। ठीक है जी। तो ये लॉर्ड मकॉले क्या डिसीजन लेते हैं, क्या एडवाइस करते हैं? ये कहते हैं, ये अपनी एजुकेशन के ऊपर जो इनका ऑर्डर था 1835 में, इन्होंने इस कंट्रोवर्सी को सेटल कर दिया कि तुम अपना झगड़ना करो बंद। आज से मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया के ऊपर एजुकेशन के ऊपर जो भी सरकार स्पेंड करेगी वो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, इसके ऊपर स्पेंड करेगी। बातें अलग अलग हैं। सिस्टम ऑफ एजुकेशन कौन सा है? वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियल्स, जो वेस्टर्न थॉट था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, नेशनलिज्म, ये वो सारी चीज़ें किस भाषा में कम्युनिकेट किया जाएगा? इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये डिसीजन लिया लॉर्ड मकॉले ने। लॉर्ड मकॉले वॉज फुल ऑफ कंटेम्प्ट फॉर इंडियन लर्निंग। ये कहता था कि एशिया की पूरी लाइब्रेरी में उतनी नॉलेज नहीं मिलती जितनी एक यूरोपियन किताब से आपको मिल सकती है। तो ही वॉज वेरी फुल ऑफ कंटेम्प्ट कि इंडिया में कुछ नहीं रखा, इंडिया की एजुकेशन अच्छी नहीं है, इंडिया का सिस्टम अच्छा नहीं है, इंडिया की सोसाइटी अच्छी नहीं है, इंडिया का कल्चर अच्छा नहीं है, इंडिया के कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस अच्छे नहीं है। तो ही वॉज वेरी वोकल क्रिटिक ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। एंड ऑन दी अदर हैंड इससे इसका एक प्रैक्टिकल पर्पस भी सर्व होता था। प्रैक्टिकल पर्पस क्या सर्व होता था? वो कहता है कि अब यार ब्रिटिश अपनी एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप कर रहे हैं पूरे इंडिया में, इन्हें अपने ऑफिसर्स, इन्हें अपने जो लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसके लिए बंदे तो चाहिए। अब हमने ऑर्डर पास कर दिया, हमारे अफसर को, हमारा जो लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल है उसे समझ ही नहीं आ रहा, ऑर्डर में लिखा गया, क्योंकि उसे इंग्लिश भाषा नहीं आती, फिर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन होगी? इसलिए कहता है आई वॉन्ट इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट यूरोपियंस इन टेस्ट कलर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कि रंग से तो मुझे इंडियन लोग चाहिए, लेकिन एजुकेशन में मुझे ऐसे लोग चाहिए जो इंग्लिश लोगों की तरह, यूरोपियंस की तरह सोचें, यूरोपियंस की तरह जिनके टेस्ट हों, यूरोपियंस की तरह जिनकी प्रेफरेंसेस हों। तो लॉर्ड मकॉलेस माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन। ठीक है जी। क्या कंक्लूजन निकला इससे? वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है वो होती है वुड्स डिस्पैच, एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ सर चार्ल्स वुड। ये एक डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं सर चार्ल्स वुड, लंदन में इनका ऑफिस होता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट होते हैं। ये सब क्या है इसको अभी इग्नोर करो। तो वुड्स डिस्पैच ऑन इंडियन एजुकेशन, फंडामेंटल इसमें चेंज क्या हुआ? जब लॉर्ड मकॉले ने अपना माइन्यूट पेश किया था इंडियन एजुकेशन के ऊपर, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोट किया। उनका आइडिया क्या था? उनका आइडिया था कि हम इंडिया के एलीट लोगों को पढ़ाएंगे जिन्हें इंग्लिश भाषा समझ आए, जिन्हें इंग्लिश भाषा समझाने की ज़रूरत है, जिन्हें वेस्टर्न वैल्यूज़ देने की ज़रूरत है। वो एलीट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी अपने सोसाइटी में जाके, अपने विलेज में जाके, अपने शहर में जाके जो लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उन्हें एजुकेट करेंगे लोकल भाषा में। तो ब्रिटिश वैल्यूज़, वेस्टर्न वैल्यूज़ हमने एलीट्स को ट्रांसफ़र कर दी, एलीट्स ने वही वैल्यूज़ लोअर सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफ़र कर दी। ये जो 2 स्टेप्स में वैल्यूज़ प्रमोट हो रही हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। जैसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं कि फिल्ट्रेशन हो रही है, वेस्टर्न वैल्यूज़ एलीट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के पास गई, एलीट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से आम लोगों के पास गई। ट्रिकल डाउन थ्योरी लॉर्ड मकॉले की थी ये।
माइन्यूट ऑफ इंडियन एजुकेशन में, लाइक इसी चीज़ को उन्होंने सपोर्ट किया है। वुड्स डिस्पैच क्या कहता है? वुड्स डिस्पैच कहता है कि ट्रिकल डाउन थ्योरी से बात नहीं बन रही। जो इलीट्स हैं वो आगे ट्रांसफ़र ही नहीं कर रहे हैं कोई इन्फॉर्मेशन। जो लोअर सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी हैं वो एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वेस्टर्न वैल्यूज़ क्या होती हैं, वेस्टर्न कल्चर क्या है। लेकिन हमें ज़रूरत है कि जो लोअर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी है वो भी, उसे भी वेस्टर्न वैल्यूज़ के बारे में पता हो, उसे भी कुछ कुछ बेसिक सी नॉलेज हो इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इसलिए क्योंकि ट्रिकल डाउन थ्योरी फेल हो गई है, इसलिए अब हम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इंडियंस को पढ़ाने की, मासेस ऑफ इंडियन एजुकेशन को पढ़ाने की। कहाँ से आई ये? वुड्स डिस्पैच के थ्रू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारी स्कूल इस्टेब्लिश हो गए, स्कूल अभी भी प्राइवेट हैं। तो वुड्स डिस्पैच ने किस तरह से इंश्योर किया कि मास एजुकेशन होगी? ग्रांट्स इन एड, प्राइवेट स्कूलों को ग्रांट्स दी जाएंगी। आज भी लाइक जो स्कूल्स होते हैं, काफ़ी स्कूल्स होते हैं इन्हें ग्रांट्स इन एड मिलती है, प्राइवेट स्कूल जिनको सरकार से ग्रांट मिलती है। ये सिस्टम स्टार्ट किया वुड्स डिस्पैच ने, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था ये 1854 में। तो मास बिगिनिंग्स ऑफ मास एजुकेशन इन इंडिया कैन बी ट्रेस बैक टू वुड्स डिस्पैच व्हेन द सिस्टम ऑफ ग्रांट्स इन एड वाज एस्टैब्लिश्ड। एजुकेशन डिपार्टमेंट ग्रांट्स पास करेगा। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं वो डीपीआई शब्द से तो फेमिलियर ही होंगे, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो ये जो थे डायरेक्टोरेट्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, डिपार्टमेंट्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इस्टेब्लिश किए गए हर प्रोविंस में, हर स्टेट में डीपीआईज इस्टेब्लिश किए गए। नेशनल लेवल पे एजुकेशनल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया। इनका काम था इंडिया की पूरी एजुकेशन को मेंटेन करना, इंडिया की पूरे एजुकेशन सिस्टम को ऑर्गेनाइज करके रखना। ये तो हो गया स्कूल लेवल की एजुकेशन की बात। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड कॉलेज लेवल एजुकेशन को भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया गया। अभी ये करिकुलम क्या होगा, प्राइमरी स्कूल का करिकुलम क्या होगा, सेकेंडरी स्कूल का करिकुलम क्या होगा, कॉलेज लेवल पे बच्चे क्या पढ़ेंगे। हाईएस्ट लेवल पे यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश की, यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, दे वर फाउंडेड इन 1857। वुड्स डिस्पैच ने बोला था 1854 में, इस्टेब्लिश की गई हैं 1857 में। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं अंडर लॉर्ड डलहौजी। तो दिस वॉज ऑल एज फार एज एजुकेशन ऑफ इंडिया वॉज कंसर्न इन दी टाइम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर धीरे धीरे इसमें क्या चेंजेस आए हम बाद में स्टडी करेंगे। लास्ट हम आते हैं ब्रिटिश सोशल पॉलिसी के ऊपर। ब्रिटिश सोशल पॉलिसी को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो पहले क्लास ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स आए थे इंडिया में, उन्हें, जिन्हें हम ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं, उन्होंने इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया, कल्चर को स्टडी किया, रिलीजन्स को स्टडी किया, लैंग्वेजेस को स्टडी किया। लेकिन इन सब स्टडीज़ के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचे ब्रिटेन के लोग कि इंडिया की सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा डिग्रेडेड है, इसमें सोशो रिलीजियस ईविल्स हैं एंड इन ईविल्स को रिमूव करने की ज़रूरत है, सोसाइटी को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, तभी इंडिया सिविलाइज हो सकता है। तो काफ़ी सारे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने लॉज की मदद से, लेजिस्लेशंस की मदद से, कानून की मदद से इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की। इंडियन रिफॉर्मर्स ने भी उनको सपोर्ट किया, रादर इंडियन रिफॉर्मर्स भी कह रहे थे कि हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो इन्हीं स्टेप्स को अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि ब्रिटिश की सोशल पॉलिसी इन इंडिया क्या थी, क्या सोशल स्टेप्स लिए ब्रिटिश ने इंडिया में। तो दो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक अबॉलिशन ऑफ सती और एक अलाउइंग ऑफ विडो रीमैरिज। सती, द प्रैक्टिस ऑफ सती, की एक लेडी को फोर्स किया जाता था कि वो अपने हस्बैंड की फ्यूनरल पायर के ऊपर जल जाए। तो ये जो प्रैक्टिस थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में अबॉलिश कर दी। इन दिस स्टेप ही वॉज सपोर्टेड बाय इंडियन रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने फीमेल पोजीशन इन इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए, पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए हैं एंड वन ऑफ द स्टेप्स वॉज सपोर्टिंग विलियम बेंटिंक इन एबोलिशन ऑफ सती। कब हुआ ये? 1829 में, ये साल इंपॉर्टेंट है। देन विडो रीमैरिज एक्ट, इट वॉज पास्ड नॉट इन 1829 बट इन 1856। लॉर्ड डलहौजी ने पास किया विडो रीमैरिज एक्ट एंड इन दिस स्टेप
ही वॉज सपोर्टेड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इंडियन रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ही कैंपेन्ड फॉर विडो रीमैरिज and it was done by Lord Dalhousie in 1856. दो और आप सोशल रिफॉर्म्स आप याद रखोगे, एक अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी और दूसरा बैन ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड. पहले इंडिया में स्लेव्स को परचेज किया जा सकता था, गुलाम्स को खरीदा बेचा जा सकता था, जस्ट लाइक कमोडिटी, जैसे कैटल को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, वैसे स्लेवरी की प्रैक्टिस भी इंडिया में चल रही थी. मिडीवल टाइम से चली आ रही थी. जैसे मामलूक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी ने इंडिया के ऊपर रूल भी किया है. लेकिन दिस प्रैक्टिस क्योंकि ये एक इनह्यूमन प्रैक्टिस थी, तो इसे लॉर्ड एलन बोरो ने, ये नाम याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तब भी ठीक है, लॉर्ड एलन बोरो ने 1843 में इस प्रैक्टिस को अबॉलिश किया. देन बैन ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड. काफ़ी सारे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने स्टेप लिए हैं इसको अबॉलिश करने के लिए. अल्टीमेटली 1870 में फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट आया था, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप्स लिए थे वो सर जॉन शो ने लिए थे, वही परमानेंट सेटलमेंट वाले, इन 1795 जब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे. तो ये कुछ सोशल स्टेप्स थे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उठाए, जो लेजिस्लेशंस के मदद से इन्होंने इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहा. अब इंटेंशन तो यहाँ पर पॉजिटिव थी एंड इंडियन रिफॉर्मर्स इनको सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन एक बेसिक प्रॉब्लम थी जो ज़्यादातर हमारी सोसाइटी, आप लोगों को पता ही है, अब थोड़े से कट्टर विचारों वाली, थोड़ी सी कंजर्वेटिव थिंकिंग वाली सोसाइटी थी उस टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें. तो जो कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी है वो काफ़ी ऑफेंड हो गया था इन स्टेप से, कि अब ब्रिटिश एक आउटसाइडर्स आके हमें थोड़ी बताएंगे कि लाइक हमें किस तरह की सोसाइटी रखनी है, किस तरह की सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए. हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, हम देख लेंगे किस तरह की प्रैक्टिसेस करनी है, किस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं करनी है. आप बिल्कुल हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में इंटरफीन कर रहे हो, मैरिज होएगी कि नहीं होएगी, कि उसको घर रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, इन चीज़ों में आप इंटरवीन कर रहे हो. हालांकि ब्रिटिश ने ये जितने भी स्टेप्स लिए हैं पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, लेकिन कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज ऑफेंडेड एट दिस इंटरफियरेंस इनटू द इंडियन सोशल प्रैक्टिसेस. कि आप गवर्न करो, रूल करो, आपको टैक्स दे रहे हैं ये काफ़ी नहीं है, आप हमारे ऊपर रूल कर रहे हो ये काफ़ी नहीं है, अब आप हमारी सोसाइटी में भी इंटरवीन कर रहे हो. तो यही कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्योंकि ये ऑफेंड था, इसलिए ये रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट करेगा इन लाइक जब ये रिवोल्ट स्टार्ट होगी. तो स्पॉयस ने म्यूटिनी की, जो बंगाल आर्मी के सोल्जर्स थे उन्होंने रिवोल्ट की, सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी उसे सपोर्ट करते हैं. ये वही कंजर्वेटिव सेक्शंस थे जिनको ब्रिटिश सोशल पॉलिसी से प्रॉब्लम थी या जिनको ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज से प्रॉब्लम थी. हैंडीक्राफ्ट्स, जो आर्टिसंस हैं, इस तरह के जो लोग थे, पेजेंट्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया क्योंकि वो हाई रेवेन्यू डिमांड से परेशान थे. तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे ब्रिटिश सोशल पॉलिसी के. तो इसके साथ हमने इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है. इसमें हमने जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे, एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट, द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट, डेवलपमेंटल इम्पैक्ट एंड द social policy in India. So this completes your this topic, impact of British rule in India. From the next class we will be moving to the revolt of 1857. ठीक है, अभी क्लासेस थोड़ी सी लंबी चल रही हैं इसलिए लाइक मैं पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ, अदरवाइज लेने को तो काफ़ी लंबी क्लास भी ली जा सकती है. तो टेंशन नहीं लेनी, सिलेबस आपका सारा टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा. पेपर भी अभी लाइक मोस्ट प्रोबेबली एक्सटेंड हो ही जाएगा, सितंबर में तो पेपर हो नहीं रहा है. तो पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो. जो बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में आज बताई हैं लेक्चर में, उन बातों का ध्यान रखना है जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कि डेट्स को ज़्यादा सेंटी होकर नहीं समझना है, लेकिन प्रोसेसेस को सेंटी होकर समझना है कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, इससे क्या इम्प्लीकेशंस आई, इसका क्या इफेक्ट था. इन चीज़ों को हिस्ट्री में आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है रादर रॉ डेट्स या रॉ नेम्स. सो दैट इज़ ऑल एज फार एज टुडेज क्लास इज कंसर्न. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.